किसी घटना या किसी इतिहास के निशान कभी कभी अपने आप मिट जाते हैं, लेकिन कभी कभी घटना के छूटे हुए निशान खुद बहुत धुंधले होते हैं। उन धुंधले निशानों को देखकर वो कहानी पढ़ पाना मुश्किल होता है। वैसे अब इन सब स्मृति चिन्हों की आवश्यकता भी नहीं है। ये पत्र, डायरी के पन्ने, चित्रों पर लिखे हुए नोट्स, इनमें से किसी का भी अर्थ अब कुछ नहीं रह गया। ये तभी तक सार्थक थे जब तक इनकी कहानी को जिलाए रखने की चाह बनी हुई थी। अब वो चाह मर चुकी है। कहानी को भी जीते रहने का अधिकार नहीं रह गया है। अदालत में मुकदमा चल रहा है। अदालत के मुकदमे से अब होगा क्या? जो कुछ टूटा है उस पर कानून की एक मोहर लग जाएगी और बस। वकील ने कहा था कि ये सारे कागज सहेज कर रखना। यदि मुकदमे में ये काम आए भी तो उससे होगा क्या? अब ये कागज सहे नहीं जाते। जब तक ये कागज रहेंगे तब तक मुझे जलाएंगे ही नहीं। अब और अधिक जलने से अच्छा है कि इन स्मृति चिन्हों को ही जला दूं, जलाकर हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दूं। कमरे की एक छोटी सी अंगीठी में एक एक कर मैंने कागज जलाने शुरू कर दिए। पत्रों और डायरी के पन्नों का ये अर्थहीन क्रम लगातार जलता जा रहा है। उनमें शब्द हैं और वाक्य हैं, केवल उनके अलावा जो अर्थ है, जो इतिहास गाथा है, वो उन कागजों के बाहर उन चिन्हों से अलग है। काफी लंबा है चिन्हों का ये सिलसिला। जैसे अथाह बालू की कर्म दलदल में मुझे चुपचाप सती छोड़कर इधर ही से कहीं गुजरा हो। इतिहास गाथा का अलग अध्याय, बहुत लापरवाह पैरों से, जैसे मेरी नियति से असंपृक्त, वो इधर से गुजरता हुआ दूर क्षितिज में खो गया हो और कहीं कहीं उभर आए उसके पद चिन्ह अब धीरे धीरे मिटते जा रहे हो। जनवरी 1960, या और सही कहा जाए जनवरी 1960 से शुरू होता है अस्फुट पद चिन्हों का ये सिलसिला। कथा अदृश्य होकर बहती है, दिखता कुछ नहीं, सिर्फ घटता रहता है। कथा जहां मुझे छूती है वहां सिर्फ कुछ निर्जीव निस्संग पत्र हैं, ऐसे पत्र जो कहते कुछ नहीं। ये सब न किसी ने होठों से कहा, न किसी ने कानों से सुना। तुम्हारा कुछ भरोसा नहीं, किधर किस मोड़ पर घूम जाओ, भटकते रहो। सुनो बेनो, मेरे मन की दुविधा अब समाप्त है। अब मैं फिर पहले जैसा हूं, गंभीर अथाह समुद्र की भांति। समुद्र, रेत का कर्म, धटकता हुआ समुद्र। अब ये उमड़ता अमर्यादित व्याकुल ज्वार इन आतुर होठों में बंध कर सिमट गया। स्वाति की केवल एक बूंद सा टपकने को। कौन सी स्वाति की बूंद? वो जो घने बादलों की छाती से टपकती है, लेकिन नीचे किसी सीपी के होंठ में नहीं, सूखी सिकता के धधकते अंक में समा जाती है ना। इससे अधिक कुछ नहीं। रेत की तरह सूखे शब्द और घने बादलों की छाती से टपक कर अतल की ओर जाती बूंद की प्रतीक्षा। बंबई से खत आता है, खत में है ही क्या? मेघदूत अगर यक्ष प्रिया के लिए सिर्फ एक मिट्टी रेत लेता आए तो उसमें क्या पढ़ा जाएगा? क्या लिखेंगे शोभन? वे तो मेरे मन की भाषा बिना पढ़े ही चले गए। फिर भी मेरे तन मन की मृग तृष्णा उनके लिए मोह का रूप ले उसी की चिंता में डूबी रहती और इसी आशा में रहती कि पत्र तो वे अवश्य लिखेंगे। इतने में डाकिया आवाज देकर पत्र दे गया। कुंतल, मैं ठीक से पहुंच गया। बंबई पहुंचते ही कंपनी के कुछ अधिकारी मुझे लेने आए थे और बहुत स्वागत भाव से मुझे गेस्ट हाउस में ठहराया। नौकरी पर जाने लगा हूं। नए ऑफिस में नए लोगों के बीच बड़ा पराया सा लगता है। अभी कुछ देर पहले कंपनी के मैनेजर से बातें हुई। एक आध हफ्ते में कमरे का प्रबंध हो जाएगा। सवेरे गेस्ट हाउस छोड़कर होटल में जाना पड़ा। लो, मेरे इलाहाबाद के मित्र डॉक्टर भरत के एक अभिन्न मित्र शर्मा जी अपने एक कमरे के फ्लैट में जबरदस्ती ले जाने का आग्रह कर रहे हैं। उनका नौकर खाना और अन्य काम करने के लिए बराबर वहीं रहता है। शर्मा जी स्वयं अधिकतर कानपुर में ही रहते हैं, कभी कभी आते हैं, अन्यथा ये कमरा एकदम खाली पड़ा रहता है। मैं चाहूँ तो 2-3 महीने यहीं रह सकता हूँ, किंतु 10-15 दिन में आसपास ही कोई अच्छा इंतजाम हो जाएगा। नौकर मेरे खाने पीने आदि का पूरा प्रबंध कर देगा, तुम चिंता मत करना। किताबों की प्रूफ पढ़कर बनारस भेजती हैं या नहीं?
मेरी तमाम डाक यहाँ के पते पर भेज दो और कोई विशेष बात हो तो लिखना। समूचा पत्र पढ़कर कुछ ऐसा लगा जैसे कहीं बहुत दूर से देखा हो और पहचानने से पहले चेहरा घुमाकर चल दिया हो। कोई गर्माहट नहीं, अंतरंगता का एक शब्द नहीं। अंत में एक रेखा खींचकर लिख दिया, शोभन। किसका शोभन था वो? कौन सा शोभन था? क्या ये वही शोभन था जिसकी बाहों में कुंतल ने कभी भोर का तारा देखा था? वो शोभन मुट्ठी में भरी हुई रेत की तरह एक एक कण करके बाहर खिसक गया था। इसी समय माँ आ गई थी। मैंने उन्हें बता दिया कि शोभन का पत्र आया है। हमेशा की तरह उत्साह में भरकर वो देर तक आशीर्वाद देती रही। उन्हें शायद पता भी नहीं था कि जिसके लिए वो आशीर्वाद दे रही है वो अब उस पद पर नहीं रहा था, और उसका बस चलता तो वो आशीर्वाद भी उसी तरह ठंडे हाथों लौटा देता जिस तरह मेरी भावनाओं को लौटाता रहा है। रोज की तरह उनके नाम आई हुई डाक रीडायरेक्ट करने के बाद मैं उनकी किताबों के प्रूफ लेकर बैठती थी, लेकिन अब एक एक पंक्ति बार बार पढ़ने के बावजूद ऐसा लगता था जैसे वो पंक्तियां ओझल हो जाती हैं। उन पंक्तियों के बजाय कुछ संवाद उभरने लग जाते थे, जिनमें से अधिकांश सीधे शोभन को संबोधित होते थे। तुम पत्र का जवाब क्यों नहीं देते? तुम कुछ लिखते क्यों नहीं? तुम कोई बात साफ क्यों नहीं करते? तुम इतने चुप क्यों हो? तुम सच क्यों नहीं बोल सकते शोभन? ऐसे ही एक दिन बिना कुछ बोले उनका उत्तर आ गया। बहुत भयानक था वो उत्तर, बेहद निर्मम। शोभन की नीरस और विरक्त पंक्तियां जहां समाप्त हुई थी पत्र में, वहां थोड़े से शब्द मीनल ने भी लिख रखे थे। वैसे उन शब्दों में मात्र एक औपचारिकता भरी थी, लेकिन साधारण औपचारिकता में भी कितनी भयानक चुभन हो सकती है ये केवल मैंने ही महसूस किया। शोभन की चुप्पी का रहस्य समझ में आ गया था। मीनल अंततः मुझे शायद अंतिम पराजय देकर बंबई जा पहुंची थी। पत्र बार बार उलट पलट कर देखा, संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। मन को और अधिक भ्रम में रखने का कोई उपाय नहीं बचा था। आसपास कहीं भी कोई ऐसा साधन दिखाई नहीं पड़ रहा था जो मेरी खोई हुई दिशा मुझे वापस लौटा देता। 2 रोज बाद शोभन का एक और पत्र आया, ठीक वैसा ही विरक्त और ठंडा। कुंतल, आज दोपहर में तुम्हारा रजिस्टर्ड लिफाफा मिला था। उसी समय तनख्वाह के कागजों, रसीदों आदि पर दस्तखत करके भेज दिया। शनिवार के तीसरे पहर मीनल आ गई थी। मीनल वहां बीमार थी, उस पर इतने लंबे सफर की थकान भी थी। कल मकान मिला और दिन भर सामान रखवाते रहे। सब व्यवस्थित होने पर लिखूंगा। 1 हफ्ते भर के लिए आकर यहाँ की स्थिति देखकर लौट जाना। फिर वही रिक्तता, जिसके अलावा कुछ मेरे हिस्से में नहीं है। मीनल के वहां पहुंच जाने से मेरा मन इतना रोष से भर गया था कि उसी कागज पर लिखा हुआ उसका पत्र पढ़ने को जी नहीं हुआ। फिर मन को समझाकर पढ़ने लगती हूँ। कुंतो, 5:15 बजे शाम के इनके ऑफिस में बैठकर यहीं की कलम से लिख रही हूँ। आज देखा मैंने इनका यहाँ का काम। बाप रे, हर मिनट कोई मिलने आता है। 10 तरह के लोगों से 10 तरह की बातें करना, ऊपर से इतना काम। फिर यहाँ से इतना थकने के बाद घर जाते होंगे तो सूना कमरा कितना कचोटता होगा इन्हें। जब तक अकेले रहेंगे कचोटेगा। इसको आज अच्छी तरह समझ लिया है। बस यही है कि इन्हें अधिक दिन यहाँ नहीं छोड़ना है। तुम्हें बिना सूचित किए इलाहाबाद से होकर मैं आ गई। तुम्हारी शिकायत जायज़ होगी, किंतु मेरी जगह यदि तुम होती तो तुम भी ऐसा ही करती। और तुम्हें मेरी वहाँ की हालत मालूम होगी तो तुम उतना महसूस नहीं करोगी। कैसे कॉलेज तक जाकर छुट्टी लेकर आई हूँ, बस पूछो मत। फिर सोचा था शाम को तुम्हें तार करूँगी, वो भी ना हो सका। उतरी इसलिए नहीं कि पूरा दिन नष्ट हो जाता। यही सफ़र चूर कर गया था। वो तो यहाँ आकर जो संजीवनी बूटी मिली, उससे सफ़र की थकान और बीमारी सब फूंक मारते उड़ गए। शेष कल लिखेंगे। तुम्हारी पत्र पढ़कर बेचैनी ही बेचैनी, और कुछ नहीं। यहाँ पंख कटे पंछी की तरह उड़ने में असमर्थ छटपटा रही हूँ। इसी तरह छटपटाते पूरा दिन पूरी रात बीत गई। मन उखड़ गया है। रेत में डूब गई हूँ। आंखों में, मुंह में, हाथों में, पैरों में, कण कण में रेत समा गई है। उसकी चुभन से कराह उठने के अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकती। डाकिया एक और पत्र दे जाता है। इन्हीं का पत्र है। कुंतल, तनख्वाह के कागज पहुंच गए होंगे और रुपया इस्तेमाल कर लेना। कल शर्मा जी दिल्ली से लौट आएंगे। तो मैं तार से रुपये भेज दूंगा।
असल में शर्मा जी के चले जाने के कारण बैंक में अकाउंट न खुल सका, नहीं तो अब तक रुपये भेज देता। दूसरे में आश्वस्त था कि तुम्हें तनख्वाह तो मिल चुकी होगी। उधर ये भी ख्याल था कि तुम आ रही हो। इस समय रात के 9 बजे हैं और मेरा ख्याल है कि मीनल की काशी एक्सप्रेस इटारसी पहुंच रही होगी और दोपहर तक वो तुम्हारे और तोरू के पास होगी। असल में हुआ ये कि तुम्हें पिछले शुक्रवार को चिट्ठी लिखी थी, जब तक मीनल के आने का कोई अनुमान नहीं था, बल्कि मैंने तो कलकत्ते उसकी हालत जानने के लिए 2-2 तार दिए थे। अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो तो मैं छुट्टी लेकर हवाई जहाज़ से पहुंचाऊं। खैर, दूसरे दिन मीनल आ गई। फिर मकान ढूंढने में दलालों के साथ साथ घूमना पड़ा। पेशगी देने का इंतज़ाम हुआ। फिर 10 से 5 तक दफ्तर। ऊपर से मीनल की हालत ऐसी ख़राब थी, उसकी हिम्मत थी कि जान हथेली पर रखकर 1500 मील चली आई। शनिवार, इतवार, मंगलवार कैसे बीते कि हम तीनों पहर का खाना भी न खा सके। मकान तुरंत हम लोगों ने इसलिए भी तय किया कि तुम भी आ जाओ। सारा सामान तुरंत उठवाया। सेठ सेठानी और सब लोगों से कह दिया कि तुम आ रही हो। मंगल को तय होते ही तुम्हें तार दिया और मीनल ने तुम्हें पत्र भी दिया। तुम्हारा भी तार आया कि तुम इतवार को पहुंच रही हो। मीनल ने अपनी छुट्टियां बढ़वाई जिससे कुछ दिन तुम्हारे साथ भी रह सके। खैर, जो हुआ सो हुआ। तुम नहीं आ सकी। अगर तुम मेरी जगह होती तो एकदम आकर ऐसी मुसीबत में पड़ती। तब तक मालूम होता कि वक्त निकाल कर जितना लिखता रहा वही बहुत है। अब 2 दिन से स्थिति सामान्य है। अब काम का फैलाव सिमट गया है और बिल्कुल फुर्सत है। आगे भी अब काम कम होता जाएगा। सेठ सेठानी अभी यहीं है। कल मुझे दोपहर खाने पर बुलाया है। अब तुम 15 दिन बाद आओ। आने के पहले मैं तुम्हें लिख दूंगा क्या क्या लाना है। पूजा घर के बाहर रैक रखा है, उसमें पुरानी फाइलों में अंग्रेजी में टाइप की गई पांडुलिपि पड़ी है। वो डॉक्टर भरत को दे देना। अच्छा, स्नेह। चलो, शोभन ने अंत में स्नेह तो लिखा। प्यार नहीं तो स्नेह से ही संतोष कर लूंगी। वो भी बना रहे तो मेरे भाग्य हैं। केवल रिक्तता से तो स्नेह गनीमत है। फिर मीनल आज पहुंच जाएगी। केली क्रीड़ा से थकी क्लांत होगी, सो कुंतल को उसकी सेवा टहल और स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए, नहीं तो शोभन से बदला निकलवा लेगी। मन ही मन सोच लिया कि बेबी के साथ अकेली मैं तो स्टेशन जाऊंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना फल जो होगा देखा जाएगा। दोपहर हो आई पर मीनल का कहीं पता निशान नहीं। शायद गाड़ी लेट हो या स्टेशन पर कोई स्वागत के लिए आया न देख देवी लौट गई हो। इन्हीं सब विचारों में खोई थी कि डाकिया एक पत्र दे गया। लिखाई तो मीनल की थी। खोलकर देखा तो ये फरवरी की 1 तारीख के पहले का पत्र है और इतने दिनों बाद आज कुछ बात रही होगी। खैर, पढ़ने लगती हूँ। कुंतो, सुबह के 5 बजे। सिर और कमर में बेहद दर्द है। पैरों की नसें भी मुड़े मुड़े पूरी तरह खींच रही हैं। इतना कष्टप्रद सफ़र मैंने आज तक नहीं किया। यहाँ आ गई हूँ, फिर ये हैं, कल तक एकदम ठीक हो जाऊंगी। मैं तो तुम्हें आते हुए साथ लेती आती, पर यहाँ की स्थिति वही शर्मा जी के एक कमरे के मकान की थी। बड़ा मकान मिलते ही तुम्हें बुला लेंगे। इस एक कमरे में मैं और शोभन हैं। तुम्हारे और बच्ची के रहने की जगह कहाँ? मकान मिलते ही लिखेंगे। तुम्हारी मीनल। मेरे लिए और तोरू के लिए जगह नहीं है। मेरे अपने ही घर में जगह नहीं है। मेरे अपने पति के घर में मेरे लिए जगह नहीं है। एक दिन शोभन ने मुझसे कहा था कि वे अपने घर में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं और मैं अपना घर, अपने स्वजनों का घर छोड़कर आ गई थी। अब उसी घर में मेरे लिए जगह नहीं थी और तोरू के लिए भी नहीं थी। हताशा और बेचैनी से छटपटाती हुई मैं उस समय अपना सिर पटक कर चूर क्यों नहीं कर सकी थी। हाँ, मुझे ठीक याद है। खिड़की की चौखट पर एक हरी लेकिन डरावनी शाख जैसे मुझे एकटक घूर रही थी। मैं कांप गई। ये वही जंगली लतर थी जिसने धीरे धीरे करके फूल बगिया के सारे पौधे निकल लिए थे और अब वो घर की चौखट के अंदर आ पहुंची थी। मेरे मुंह से अनजाने ही एक चीख निकली थी और आंखों के आगे अंधेरा छाता चला जा रहा था। बाहर टैक्सी के रुकने की आवाज से अचानक मैं कुमुद की उस छोटी सी दुनिया में लौट आई हूँ। झप झप करके टैक्सी के दरवाजे बंद होते हैं और खुली हंसी की 2 आवाजें सुनाई देती हैं। मैं चौंक जाती हूँ। इतनी ज्यादा रात हो गई मुझे पता ही नहीं चला। जाते वक्त वो कह गई थी कि कोई 12 या 12:30 बजे वापस लौटेगी, लेकिन समय इतनी जल्दी बीत गया। कितने बरसों का इतिहास आंखों के सामने से गुजरता चला गया।
कमरे में कागजों के जलने की गंध भरी हुई थी। कुमुद एकदम अंदर नहीं आई। कुछ क्षणों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया था, जैसे सब कुछ स्तब्ध हो गया हो। उस स्तब्धता में मैं डूब गई। एक जगह वो स्तब्धता कहीं मेरी अपनी स्मृति भी बन गई, लेकिन वो चुभी भी। उस छोटी स्तब्धता के बीच मैंने सोचा वहां कुमुद होगी और उसकी छोटी सी दुनिया का कोई एक खुशी से फूला हुआ साथी होगा। बिल्कुल ठीक ऐसी ही एक दुनिया यहाँ से बहुत दूर कई बरस पहले बंबई के उस छोटे से कमरे में भी छूट गई थी, जिसमें मेरे और तोरू के लिए जगह नहीं थी। बाहर अंधेरे में हल्के स्वरों में कुछ कहा गया। इस बार टैक्सी का एक ही दरवाजा बंद हुआ और टैक्सी चली गई। थोड़े से अंतराल के बाद अपने आप गुनगुनाती हुई कुमुद अपना बैग झुलाती अंदर चली आई और ठिठक गई। अजीब तरह से नाक चढ़ाकर उसने कहा, क्या चला रही हो कुंतल? सारे कमरे में गंध भरी है। उत्तर क्या देती? मन बिल्कुल स्वस्थ नहीं था। मुझे पता नहीं चला था, लेकिन हो सकता है कि उन कागजों के जलने से अप्रिय गंध पैदा हुई हो। एक मरा हुआ इतिहास जलने से सुगंध तो उठेगी नहीं। कुमुद मनस्थिति समझ गई थी, इसलिए उसने अधिक सवाल नहीं किए। कपड़े बदलते हुए उसने इतना जरूर कहा, तुमने अच्छा ही किया कुंतल कि ये सब जला दिया। जलाने के बाद तुम अपने प्रति भावुकता छोड़ सकोगी। लेकिन एक बात बताओ, जिस दुनिया को छोड़ आई हो उससे अब तक ऐसा लगाव क्यों बना रखा है? उत्तर मैंने इस बात का भी नहीं दिया। कुमुद समझ गई कि मेरा मन कहीं गहरे से आंदोलित है। बात बदलकर उसने कहा, खाना तुमने खा लिया क्या? खा लिया, मैंने कहा। पगली, मुझे पता है तुमने कुछ भी नहीं खाया। चलो खाओ। फुल बगिया की उस दुनिया के व्यंजन नहीं थे। डबल रोटी, अंडे और कुछ जैम। अपनी दुनिया से बहुत दूर एक जो दूसरी जिंदगी शुरू हो रही थी, उसका ये पहला प्रसाद था। रात काफी हो आई थी। बहुत गहरे सन्नाटे में बहुत दूर कहीं एक अकेला कुत्ता चौंक कर भौंकने लगता था। जलाए हुए कागजों के साथ मेरी नींद भी जैसे जल गई थी। कुमुद ने अंधेरे में भी मेरी खुली हुई आंखों को जिस तरह अपनी उंगलियों से बंद किया, उस स्पर्श से मैं आविष्ट हो आई। अंधेरे में ही धीरे से बोली, सुनो कुंतल, मैं चाहती तो नहीं थी कि तुम्हें बताऊं, पर मैं सोचती हूँ कि अगर तुम्हें बता दूं तो शायद तुम्हारा मन परिस्थिति के प्रति ज्यादा तटस्थ हो सकेगा, तुम्हारा मोह भी शायद कम हो। निरुत्तर होकर भी मेरी उत्सुकता उसने पहचान ली और धीरे से बोली, कुंतल, तुम्हें बताऊं, मदन अभी बंबई से लौटा है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे डाइवोर्स को लेकर काफी बड़े दायरे में शोभन ने ऐसी वैसी बातें फैलाई हैं। मदन मेरे एक सीनियर कलीग हैं, उन्होंने बताया। ये श्रीमान आनंद कौन है कुंतल? क्षोभ की एक लहर सी सारे बदन में उभरी और फिर अचानक मुझे हंसी आने लगी। इतने अधिक कमजोर पैरों पर शोभन अपना झूठ खड़ा कर सकेंगे, ये मैंने सोचा भी नहीं था। कुमुद ने शायद सही अनुमान लगाया था कि उस प्रसंग के आने पर मैं हल्की हो जाऊंगी। मुझे हंसती देखकर कुमुद बेहद खुश हुई। ये आनंद था कौन? बताती क्यों नहीं? क्या हुआ था? अफवाह तो बहुत गर्म थी, कोई काफी मसालेदार कहानी लगती है। कहानी विशेष थी ही क्या, जो कुछ था वो मैंने उसे बता दिया। सुनकर वो भी खुद हंसने लगी। मुझे और अधिक सहज बनाने के लिए उसने छेड़ा भी, और भी कुछ होगा, मुझे बता नहीं रही है। अच्छा, उसकी चिट्ठियां जो आती हैं वो तो नहीं जला देती? उस छेड़ और हंसी में मैं कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह नींद बड़ी जल्दी टूट गई थी। कुमुद सोते सोते भी मुस्कुरा रही थी। खिड़की पर पड़े हुए मोटे पर्दे से धूप की पीली किरणें हल्के हल्के खेल रही थी। अवसाद के कारण शरीर में टूटन भरी हुई थी। फिर भी मैंने सोचा कि उठ जाना ही बेहतर होगा। अंगीठी ठंडी हो गई थी, लेकिन उसकी राख में जले हुए कागजों पर अक्षर अभी तक उभरे हुए थे। सब कुछ जल जाने के बाद भी कुछ है जो जीवित रहता है। काश वो सब भी जल जाता। शायद सब जलता है, लेकिन काफी रुक रुक कर, अटक अटक कर, एकदम नहीं जलता भग से। मीनल का पत्र आने के बाद जो तनाव पैदा हुआ था, उसे अब मैं स्वयं ही तोड़ने को तैयार हो गई। ठीक है, यही सही। यदि घर में जगह नहीं तो वो घर भी मेरा नहीं। ऐसे तो ये तनाव बढ़ता ही जाएगा। खींची जाने वाली रस्सी से बंधे रहकर खिसकते जाने से अच्छा है रस्सी काट कर अपने को मुक्त कर लो। मैंने निश्चय कर लिया। पत्र को फाड़ देने का मन था, लेकिन उसे बाकायदा तह करके अलमारी में रख दिया। बस अब शुरू हुई नई कहानी। मन को बांध लो कुंतल, इस राह पर इससे आगे नहीं जाना है।
पहली बार घर की याद आई। वो घर नहीं जो अजनबी दुनिया में है, अपना और पिता का घर। लगता है मेरी रेतीली दुनिया से वे भी घबरा गए थे। वे इलाहाबाद छोड़कर दिल्ली के करीब जा बसे थे। वही घर याद आया। अंधगली की आस छोड़ते ही जैसे दूसरा रास्ता अपने आप खुलने लगा। ठीक है, मैंने सोचा माँ के पास चली जाऊंगी। यहाँ की रेतीली दुनिया से कुछ तो चैन मिलेगा। जाऊंगी और कल ही जाऊंगी। तैयारियां शुरू हुई। कपड़े सहेजे जाने लगे, लेकिन वो कल इतनी आसानी से आ नहीं पा रहा था। मीनल का खत आया था, शोभन का नहीं। हो सकता है शोभन का खत भी आए और वो दूसरी तरह का हो। शायद आज न आए पर फिर कल आ जाए। और अचानक एक शाम वो सारी रेत फिर उड़ गई, जाने कहाँ चली गई। शोभन का पत्र आया, एक्सप्रेस। तुम जल्दी आओ। पत्र में कोई विशेष गरमाई नहीं थी, लेकिन एक बार फिर मैंने आंखें मूंद ली। वही तैयारियां जो माँ के यहाँ जाने के लिए अनमने ढंग से कर रही थी, सहसा उत्साहपूर्ण तैयारियों में बदल गई। बंबई शहर कुंतल के लिए नया नहीं था, लेकिन अचानक वो काफी नया लगने लगा था। तोरू सफर भर परेशान होती आ रही थी, लेकिन स्टेशन पर उतरते ही उसमें न जाने कहाँ का उत्साह आ गया था। एक ऊंची इमारत के आगे टैक्सी रुकी। टैक्सी वाले ने पैसे निकालते समय मेरे हाथों में कंपन देखा। पैसे निकालने में कितनी देर हो रही थी। इमारत के द्वार की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। लगा शोभन टैक्सी की आवाज पर आ गए होंगे, उसी तरह दोनों बाहें फैलाकर स्वागत करेंगे। दरवाजे पर कोई नहीं था। एक गोरखा चौकीदार ऊँघ रहा था। तोरू को संभालकर दूसरे हाथ से अटैची दरवाजे तक खींची। दरवाजा अभी वैसा ही सुनना था। जब मैं बिल्कुल दरवाजे तक पहुंच गई तो ऊँघते गोरखे ने आंखें ऊपर उठाई। शोभन साहब का घर यही है? कौन शोभान? गोरखे ने आश्चर्य से पूछा। शोभन साहब, वो जो, अरे वो छठा माला, चौथा फ्लैट, ऊपर ऊपर, कहकर वो फिर ऊँघने लगा। ऊपर अकेले ही पहुंचना होगा, साथ तोरू है। अटैची कैसे ले जाऊं? बंबई के बारे में काफी सुनती रहती थी। अटैची छोड़ना उचित न लगा। धीरे धीरे एक बाह में तोरू को लटकाए अटैची घसीटती सीढ़ियां चढ़ी। सीढ़ियों के आगे लंबा बरामदा था और उसी बरामदे में कहीं चौथे नंबर का फ्लैट था। अटैची अब यहाँ छोड़ दी। अधिक खोजना नहीं पड़ा, फ्लैट मिल गया था। थोड़ी देर द्वार के बाहर खड़ी रही। अब सोचती हूँ कि कितनी मूर्ख थी मैं। सोच रही थी जैसे द्वार अपने आप खुल जाएगा। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। खोलने वाला एक नौकर था। वही अजनबी निगाहें, वही अपरिचय के सवाल। मेरी बात सुनकर उसने लपक कर अटैची नहीं पकड़ी, एक और होकर अंदर आने को भी नहीं कहा। 2 क्षण जैसे पशुपेश में रहकर अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया। बिना किसी भाव परिवर्तन के उसने अटैची उठाकर अंदर एक किनारे पर रख दी और दीवान की ओर इशारा करते हुए बोला, बैठ जाइए, साहब कपड़े बदल रहे हैं। नीचे सड़क पर चुपचाप चले जा रहे राहगीर के सिर पर 2 मंजिले से मकान की दीवार का हिस्सा टूट कर गिरते मैंने देखा नहीं। ये भी नहीं जानती कि उसका अनुभव कैसा होता होगा। हाँ, इस स्वागत में अगर सहसा चोट का कोई प्रभाव था तो वो वैसा ही होगा। एक क्षण के लिए मन में आया कि अभी उठ जाऊं और अटैची घसीटती हुई चली जाऊं, लेकिन उठी नहीं। मीनल बीबी कहाँ है? मैंने नौकर से पूछा। कल हवाई जहाज से कलकत्ते लौट गई। मैं चुप रह गई। सोचा हो सकता है नौकर ने जाकर सिर्फ इतना कहा हो कि कोई महिला मिलने आई है और उन्होंने सोचा हो कि कोई छात्रा ही आ गई हो। कपड़े बदलने का बरसों पहले का एक दृश्य आंखों में नाच गया। शोभन यूनिवर्सिटी जा रहे थे। कमीज उन्होंने पहन ली थी और तौलिए के नीचे से पैंट खींचने की कोशिश कर रहे थे। जाने क्या सूझा था मुझे कि मैंने तौलिया खींच लिया था। एक क्षण के झटके के बाद शोभन ने दोबारा से अपने आप को ढकने के बजाय मुझे खींच लिया था। इस बार मुझे लगा जैसे तौलिया मेरे ही बदन से खींचा गया था। मौसम यकायक हरारत से भर गया था और हम दोनों पसीने से नहा गए थे। कई बरस पहले की वो याद ठंडी हवा की तरह पलकों को छूकर चली गई। और शोभन आए, शोभन ही सच। लेकिन उस एक क्षण में जो हुआ वो थोड़े से शब्दों में नहीं समा सकता। बच्चे कभी कोई कपड़ा उछालकर ऊंचे पर अटकी चीज उतारना चाहते हैं और सहसा पाते हैं कि उछाला गया कपड़ा खुद वहीं जाकर अटक गया। लगभग यही कुछ हुआ उस एक क्षण में। जाने कितने दिनों की बर्फ की परत तोड़कर मन उछला
और उछाल लेकर वहीं जमा रह गया। शोभन आए, शोभन ने देखा और फिर मैंने पाया कि शोभन के चेहरे पर जो कुछ था वो न देखती तो अच्छा था। वहां एक बहुत ठंडा निष्प्राण सवाल चिपका हुआ था। उस सवाल के शब्द कुछ भी हो सकते थे, यानी ठीक हो या कब आई या क्या आना बहुत जरूरी था। इससे भी अधिक शब्दों की आवश्यकता होगी, बल्कि संभवतः एक समूचे ग्रंथ की आवश्यकता होगी उस एक क्षण की व्याख्या के लिए। मेरा मन ठहर गया, बल्कि भय से सिमट गया। एक क्षण देर से ही मैंने नमस्कार किया। तोरू आश्चर्य से उनकी ओर देख रही थी। संभवतः उससे अधिक आश्चर्य से वे अपने आप को देख रहे होंगे। तोरू के चेहरे के सामने चुटकी बजाकर उसे बहलाने का छोटा सा नाटक करने के बाद शोभन ने नौकर को आवाज दी और बोले, इनके लिए तौलिया साबुन वगैरह बाथरूम में रख दो। तुम चले कहाँ जाते हो? स्वर की हल्की सी तिक्तता शायद मेरे लिए थी। परिस्थिति को एक बार नए सिरे से संभालने के लिए मैंने जल्दी में ही अपने को दोबारा समेटा। आपका स्वास्थ्य कैसा है? मुझे उत्तर देने में उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, लेकिन पूरी तरह से विरक्त भी नहीं हुए। बहुत अनमने और व्यस्तता भरे स्वर में बोले, ठीक हूं, ऑफिस जल्दी जाना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है। जिस तरह खींचकर उन्होंने जुराब चढ़ाई, उससे लगा जैसे वे अपने आप पर कोई परत चढ़ा रहे हों। तोरू आपको बहुत याद करती थी, रास्ते पर आपको पुकारती आई, मैंने फिर कहा। उत्तर की बजाय और अधिक व्यस्त होकर उन्होंने उसी तरह एक बार तोरू के सामने चुटकी बजाई और पहले से भी ज्यादा ऊंची आवाज में नौकर से बोले, मेरा नाश्ता लगाओ। क्या कर रहे हो? मुझे लगा बर्फ को तोड़ना आसान नहीं है, कम से कम अभी तो नहीं। तोरू को मैंने नीचे बैठा दिया और एक नजर कमरे पर डाली। अपनी फुलबगिया के ऊपर का नीला कमरा एक क्षण के लिए कौंध गया और लगा उसी एक क्षण में भयानक अपरिचय बिखेर गया। कहाँ थी वो गंध, कहाँ थी गाढ़े परिचय की वो कुनकुनी रोशनी? देखो, उसे जमीन पर क्यों बिठा दिया? ऊपर बिठाओ या अंदर? कहते कहते वे रुक गए। अंदर पलंग पर तोरू के बैठाए जाने का हुक्म वे पूरे अधिकार से दे सकें इस स्थिति में शायद नहीं थे। फिर भी मन बड़ा आश्वस्त हुआ। तोरू को अंदर नहीं ले गई। थोड़ी बड़ी हो गई थी, इसलिए नीचे गिर जाने का डर कम था, इसलिए उसे सोफे पर बिठा दिया और बाथरूम चली गई। बाथरूम जाना बहुत आवश्यक तो नहीं था, फिर भी लगा थोड़ी देर कम से कम पलायन के रूप में ही सही वहां आना आवश्यक था। कोई 10-1 मिनट लगे होंगे वहां। उसी बीच बातचीत का एक छोर मैंने खोज लिया। सोचा इस बीच शोभन को लिखे गए पत्रों के बारे में पूछूंगी कि वे मिले या नहीं, और इसके अतिरिक्त उनके साप्ताहिक के बारे में लेखकों की प्रतिक्रिया बताऊंगी। हाथ मुंह धोकर मन थोड़ा शांत हो गया था। बाहर आई। तोरू के आसपास सोफे पर कुछ रंग बिरंगे कागज और पत्रिकाएं बिखरी हुई थी। मन को बहुत अच्छा लगा। तोरू उनमें व्यस्त थी। उसे प्यार करके मैं अंदर गई। मेज पर एक प्लेट में आधा खाकर छोड़ा नाश्ता और आधा कप पी गई चाय पड़ी थी। नौकर मेरे आते ही उन्हें समेटने लगा। मैंने अनायास पूछा, साहब चाय नहीं पियेंगे? उनको जल्दी जाना था बीबी जी, उसने बहुत ठंडे लहजे में कहा और बर्तन समेटता रहा। जाना था? क्या मतलब, चले गए? मैंने हचकचाकर पूछा। जी, बोल गए हैं लंच दफ्तर में करेंगे। आपके लिए क्या बनाऊं बीबी जी? नौकर ने किचन की ओर लौटते हुए पूछा। मुझे लगा वो कहीं दूर से बोल रहा है या फिर मेरे कान बंद हो गए। बहुत कठिनाई से ही कह सकी, कुछ नहीं। आपने तो जी नाश्ता भी नहीं किया अभी, उसने कहा। लेकिन अब और सुनने की स्थिति में मैं नहीं थी। सुनाई दे भी नहीं सकता था। तोरू अभी उन कागजों से खेल रही थी। अगर उस समय कुछ सुनाई दे रहा था तो वो था नीचे सड़क का शोर, बेतरा शोर, लगातार बढ़ता जाता शोर। वो शोर कानों में कभी कभी आज भी बजता है। समुद्र के ज्वार की तरह उमड़ते उस शोर में मैं थी वहां अकेली, असहाय, किसी भी क्षण दो पैरों के नीचे से धरती खींच लिए जाने की प्रतीक्षा करती हुई। खिड़की के नीचे कितनी दूर होगी सड़क? अगर इस खिड़की से कूद जाऊं तो क्या ये शोर एक क्षण के लिए थमेगा? इसके बाद सारा दिन सफर से टूटे शरीर को मैं उस खिड़की से दूर अलग खींचती रही। क्या होगा तोरू का अगर मैं... नौकर 2 बार तोरू के लिए दूध ले आया था। बहुत आग्रह के बाद भी दोपहर को मैं कुछ नहीं खा सकी थी।
शाम के करीब एक कप चाय पीकर बैठी रही। नौकर तोरू को लेकर नीचे चला गया। उस अकेलेपन के एक दिन को किस तरह नाप सकी, ये स्वयं आश्चर्यजनक है। शाम को भी नहीं, रात को आए शोभन। नौकर शायद उन्हें नीचे ही मिल गया था। वो उनकी फाइलें ला रहा था। शोभन जिस तरह अंदर आए उससे एकाएक मैं भयभीत हो उठी। पहले तेजी से अंदर आए। अंदर शायद उन्होंने बोले जाने वाले संवादों को दोबारा तोला। उसके बाद इस कमरे के दरवाजे तक आकर तीखी आवाज में बोले, आखिर ये क्या तरीका है, यहां भी नाटक शुरू हो गया। मैं हचकिचाकर उठ पड़ी। उनका चेहरा देखती रह गई। लगा वे अभी किसी न किसी को जमीन पर पटक देंगे। आवाज और नीचे करके बोले, आखिर ये खाना न खाने का तमाशा क्यों खड़ा किया गया? पूछता हूं, क्यों खड़ा किया गया? उत्तर चाहकर भी क्या देती। फिर उत्तर पाने के लिए वो सब कुछ कहाँ कहा जा रहा था। मेरे अनचाहे मौन ने उन्हें पूरी तरह क्षुब्ध कर दिया था। आखिर बोलती क्यों नहीं कि आते ये नाटक क्यों खड़ा किया गया? बहुत प्रयत्न के बाद मैंने कांपते हुए स्वर में कहा, मैं इतनी दूर से आई और यहां आपसे एक शब्द भी प्यार का सुना होता तो। ओहो, वे तीखे होकर बोले, यानी अब मैं डायलॉग बोलता? तुम्हारा दिमाग तो सही है। मेरी व्यस्तता का कुछ ख्याल है? मेरी उलझनों की कोई कीमत है? तुम्हारा मतलब मैं काम छोड़ दूं? और टोरू अचानक ही रो पड़ी। जाने क्यों, संभवतः वो इस विवाद में हस्तक्षेप करना चाहती थी। मैं उसकी ओर घूमी और उसी क्षण शोभन भी जाने क्या क्या बोलते हुए दूसरे कमरे में चले गए। घर में फिर वही निर्मम सन्नाटा और नीचे सड़क का रौंदता हुआ शोर बाकी बच गया। बीच में फोन की घंटी बजी। फोन शोभन नहीं उठाया। कुछ देर में बोले जाने वाले शब्दों ने स्वयं ही मुझे पकड़ लिया। वे किसी से कह रहे थे, हाँ कुंतल आई है, यस तोरू भी आई है, जरूर मिलवाऊंगा, दोनों से मिलवाऊंगा। कुंतल तो अभी थकी है, इसलिए लंच मत रखो, मैं खुद कांटेक्ट कर लूंगा। शब्द सुने, अपने बारे में अंदर से बोले गए शब्द, लेकिन नहीं, अब और अपने आप को छल नहीं सकती। ये शब्द मुझे धोखा नहीं दे सकते। समझ गई थी कि अंदर घोंट घोंट कर मारी जाने वाली कुंतल को बाहर प्रिया के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा था। शब्द और अधिक छल नहीं सकेंगे। मैंने निश्चय किया। मन में फिर वही जलन पैदा हो गई थी, वही जो एक बार भड़कती थी तो लपटों में अंग अंग समेट लेती थी। कैसे बीतेंगे और दिन? रात की ध्वनियों की अपनी अलग पहचान होती है, चाहे वे किसी भी जगह की रात हो। और ऐसा व्यक्ति रात की ध्वनियों को कितने गाढ़ेपन से पहचानता है, जिसके जीवन की कुल जमा पूंजी अब केवल कुछ रातों का अनुभव ही रह गया हो। रात बढ़ रही थी और रात की ध्वनियां निकट आती जा रही थी। सड़क का शोर अब उतना उलझा हुआ न होकर स्पष्ट और भारी हो गया था और सड़क के उस पार किनारे पर अपने आप को पटकते हुए समुद्र की उस सांस बाहर पार कमरे में झांक जाती थी। शोभन की कोई आवाज अब सुनाई नहीं दे रही थी। इसी एक परिस्थिति का सामना करने में मन कांप रहा था। बहुत देर तक अपने को उकसाकर मैं उठी। तोरू को शॉल उड़ाती थी। बहुत धीरे से शोभन के कमरे की ओर बढ़ी। शोभन कमरे के दूसरे कोने पर एक चमकदार डेस्क पर लैंप की रोशनी में कुछ पढ़ रहे थे। वे पढ़ते रहे। मैंने धीरे से कहा, आप सोएंगे नहीं? शोभन कुछ नहीं बोले। मैंने दोबारा वही प्रश्न पूछा। 2 पल रुककर उन्होंने किताब किंचित खींच से बंद की और बोले, तुम्हारा बिस्तर लगा दिया गया, मुझे काम करने दो। तुम्हारा बिस्तर? बस, अब इससे अधिक नहीं। लेकिन उपाय? राह? खिड़की के नीचे एक छलांग? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगता है। मैं वो अभियुक्त हूं जिसके अदालत में पहुंचने से पहले ही सजा सुना दी गई। सजा एकांत कारावास। कारावास में केवल वो खिड़की है जो अपनी रखती है और कुछ भी तो नहीं। लेकिन कितना भयावह है वो अपनापन। सारे दिन के उस रौंदने वाले सन्नाटे में कभी कभी इशारे से वो खिड़की बुलाने लगती है और फुसफुसा कर पूछती है, तुम्हें रास्ता मिला? नहीं, मैं घबरा कर कहती हूं, नीचे देखो।
रास्ता है या फिर उस समुद्र को देखो, कितनी शीतल समाधि होती है समुद्र, और खिड़की रहस्यपूर्ण हंसी हंसती है। समाधि, ये घर क्या सचमुच समाधि है? एक मकबरा जिसमें मेरे सामने ही मेरी कब्र है, सीलन भरी, कठोर, ठंडी। दरवाजे पर जो घंटी लगी हुई है उसे ठीक ठीक घंटी कहना सही नहीं होगा। विचित्र आवाज होती है, जैसे किसी ने कोई चीज बलपूर्वक चीर दी हो। कम ही बजती है, किंतु बजती है तो बहुत कष्टदायक लगती है। सोचती हूँ उसकी ये ध्वनि ठीक ही है। जब जब वो बजी, मेरे अंदर कुछ न कुछ चीर गई। वो बजी, दरवाजा खोला, अखबार वाला है। विचित्र दृष्टि से मुझे देखकर पूछा, मैम साहब नहीं है? फिर चला जाएगा। दूध वाला, सब्जी वाला, मक्खन, डबल रोटी वाला। मैम साहब नहीं है? नहीं कहते न कहते लौट जाएंगे साहब, जैसे मेरा वहां होना निरर्थक है। मीनर के अलावा यहाँ किसी और की कोई पहचान नहीं। वही तकलीफ देने वाली घंटी बजती है। तार वाला आया है। तार है। दस्तखत करके ले तो लिया, लेकिन खोलने की हिम्मत नहीं होती, शोभन नाराज ना हो। फिर वही खिड़की की चुपचाप मुझे बुलाने की आवाज। रात को शोभन लौटे तो सबसे पहले तार पर ही उनकी नजर पड़ी। खोला, पढ़ा, पढ़कर थोड़ी देर चुप। नौकर ने कॉफी रख दी थी, वो भी ज्यों की त्यों पड़ी रही। उठकर टहलने लगे। फिर जैसे कुछ याद आया, कहीं फोन मिलाया। फोन मिलने पर पूछा, कलकत्ते के लिए अर्लीस्ट फ्लाइट कितने बजे है? यस, एक सीट, राइट। फ्लाइट, कलकत्ता, एक सीट। चित्र एक क्षण में पूरा हो गया। तार में क्या लिखा होगा ये समझना कठिन नहीं था। फोन रखकर थोड़ी देर टहलते रहे, फिर बोले, देखो तोरू का ध्यान रखना, मीनल की तबीयत ठीक नहीं है। और हाँ, ऑफिस से कोई फोन आए तो कहना कलकत्ते के बारे में मत बताना। कहना कुछ भी कह देना, कलकत्ते के बारे में मत बताना। लगा वे बेहद उतावले हो उठे। नौकर से अटैची निकलवाई और कपड़े रखने लगे। आप आराम करिए, कपड़े मैं रखे देती हूँ, मैंने कहा। आश्चर्य की शोभन ने वही किया जो मैंने सोचा था। कपड़े छोड़कर अलग हट गए। मन में आया कह दूं कि अब तो तुम बदलोगे ही शोभन, मेरे प्रति मृदु भी होगे, क्योंकि इस छोटे से झूठ को खड़ा करने के लिए मेरी आवश्यकता जो है। उसके बाद की सुबह ने एक क्षण के लिए मुझे फिर धोखा दिया, इतना स्वीकार कर सकती हूँ। तोरू को गोद में उठाया, प्यार किया, उसे और दिनों के विपरीत मेरी बाहों में पकड़ा दिया, मेरी आंखों में देखा और एक हाथ मेरे कंधे पर रखकर बोले, अपना ध्यान रखना, समय से खा लिया करना, और हाँ, ऑफिस से अगर कोई मिलने आए तो तुम समझती हो। शोभन कहे। खिड़की फिर मुझे बुलाती है। अब उससे इतना डर नहीं लगता। खिड़की के बाहर वही शोर भरी हुई सड़क है और बेहद बेचैन समुद्र। समुद्र के ऊपर नीले आसमान पर फिसलते हुए बादलों के कुछ टुकड़े। शोभन कहे, मैं हवाई जहाज पर कभी नहीं चढ़ी। सुना है जहाज जाता है तो रास्ते में बादल मिलते हैं। क्या वही है मेघदूत, कालिदास के यक्ष के संदेशवाहक? मुझे याद आता है विवाह के तुरंत बाद का दिन। उस फुल बगिया में उस दिन मैं अकेली थी। शोभन दूसरे शहर गए थे किसी प्रकाशक के बुलावे पर। जाते ही वहां से उन्होंने अपनी किताब की पहली प्रति भेजी थी मुझे। प्रति के पहले पृष्ठ पर सजाए हुए अक्षरों में उन्होंने लिखा था, संतप्ता नाम त्वमसि शरणम तत्पयोद प्रयाय संदेशम में हर धनपति क्रोध विश्लेषितस्य। ओ मेघ, कुबेर की अप्रसन्नता से दुखी इस यक्ष की सहायता केवल तुम ही कर सकते हो। आज अगर वो प्रति यहाँ होती तो मैं उस पर लिख देती, आधि क्षामाम विरह शयने सन्निषण्ण पार्श्वाम प्राची मूले तनुमिव कला मात्र शेषाम हिमांशो। वो प्रिया अपने शयन कक्ष में प्रिय के विरह में रो रो कर कला मात्र शेष चंद्रमा की तरह क्षीण हो चुकी है। किंतु ये भी लिखने का अधिकार क्या मेरे पास है? हवाई जहाज के पास उड़ते हुए मेघ क्या मेरा एक प्रश्न वहां शोभन को दे सकेंगे? कहाँ है प्रिया का वो शयन कक्ष? कहाँ है
वो एक पहचान जिसे लेकर प्रिया रो तो सकती थी। शोभन की प्रिया क्षीण होती रही, पीली पड़ती रही, पर रोई नहीं। रोने से होता भी क्या, ये समूचा सागर आंखों में उतार कर भी क्या व्यथा हल्की हो सकती थी। 2 दिन बाद शोभन वापस आ गए, वही जिन्होंने जाते जाते कहा था अपना ख्याल रखना। दरवाजे की उस कर्कश घंटी के साथ जिस हंसी की आवाज सुनाई पड़ी थी, वो मेरे अगले दिनों की सही सही पूर्व सूचना थी। मीनल हंसती हुई बाथरूम चली गई और शोभन इस तरह सवाल करने लगे जैसे वहां मैं कुंतल नहीं, उनके ऑफिस की कोई क्लर्क हो। ऑफिस से कोई संदेश आया था? नहीं, मैंने कहा। कोई फोन? हाँ, पूछा था। तुमने क्या कहा? वही जो आपने कहा था। कोई कागज, फाइलें? चपरासी लाया था, इससे अधिक और कुछ भी नहीं पूछा गया। मीनल अभी बाथरूम में थी। शोभन ने एक क्षण दूसरे कमरे की ओर देखा और खुद भी बाथरूम चले गए, शायद हाथ धोने। हाँ, हाथ ही धोने। बड़ी सफाई से अब वे रिश्ते से हाथ धो रहे थे। बाथरूम से खिलखिलाकर हंसने की आवाज आने लगी, आती रही। फोन की घंटी बजी, थोड़ी देर बजती रही। मैं असमंजस में खड़ी, फोन उठाऊं या न उठाऊं। बाथरूम की हंसी में व्यवधान हुआ। शोभन ने बाहर आकर फोन उठा लिया, बोले, हाँ बस अभी पहुंच रहा हूं, अभी अभी आया हूं। फोन रखकर जैसे उन्होंने शून्य को सुनाया, मैं 15 मिनट में ऑफिस जा रहा हूं। मीनल से पूछ लेना वो क्या खाएगी, नौकर की मदद कर देना। शब्द अगर पत्थर होते हों तो वे ऐसे ही होते होंगे और इसी तरह चोट पहुंचाते होंगे। मीनल बाथरूम से बाहर आ गई। फिर वही हंसी, फिर वही छेड़छाड़, और ये सब कुछ ऐसे जैसे वहां कुंतल शोभन की पत्नी नहीं, केवल एक निराकार शून्य हो। खिड़की के शोर और समुद्र की गरज के साथ एक तीसरी आवाज भी मिल गई थी, शोभन और मीनल की हंसी। ऑफिस जाते जाते वे मीनल से बोले, दिन में खूब आराम कर लेना, शाम को घूमने चलेंगे। क्यों, दिन में आराम क्यों करना? मीनल ने बेशर्म शरारत से पूछा। क्योंकि रात में फिर आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। यही सुनना चाहती थी ना? शोभन ने उसके गाल मसलते हुए कहा। फिर वही हंसी। शोभन चले गए। मीनल खिड़की से बाहर उन्हें देर तक देखती रही। लगभग 2 घंटे इस विदा के बाद के विचित्र थे। मीनल ने मेरी ओर देखा, मैंने भी देखा। उसने भी कुछ कहना चाहा, मैंने भी। फिर वो भी रुक गई, मैं भी रुक गई। मुझे लगा ये अवसर है, कुछ बातें की जा सकती हैं साफ साफ। मन इतना आंदोलित था कि बिना बोले ही जाने कौन कौन से संवाद तैयार करती रही। बातें कहीं फिर नहीं जा सकी। इस बीच तोरू जाग गई, जाग कर रोने लगी। मैं कुछ देर जड़ बैठी रह गई। हाथ रोककर मीनल ने पूछा, तोरू भी आई है? मुझे सूत्र मिल गया। मैंने अपने तीखेपन को वश में करते हुए कहा, शोभन से इतनी बातें हुई, उन्होंने बताया नहीं? हम लोगों को इतनी बातें करनी थी कि इसका जिक्र होने का अवसर ही नहीं आया, मीनल ने कहा। अगली बात मैं ऐसी खोजने लगी जो कहीं मेरे प्रतिशोध से जुड़े, लेकिन मीनल अचानक विचित्र ढंग से नाक चढ़ाकर बोली, ओहो, ये गंदगी अभी पड़ी है, तब तेरे की। उसने खाली अटैची जमीन पर उलट दी। मैं तोरू को गोद में उठा लाई थी। अचानक जमीन पर उलटती गई उस गंदगी पर मेरी नजर पड़ी। प्रयोग में लाए गए गर्भ निरोधक। वो कागज उठाना, उसने कहा। कागज उसने खुद ही उठा लिया। कागज में उस गंदगी को खुद ही लपेटते हुए नाटकीय रोमान के साथ जैसे अपने आप से उसने कहा, कुछ गंदगियां सुंदरतम चीजों से भी ज्यादा प्रिय होती हैं, क्यों कुंतल? बर्दाश्त के बाहर होने पर भी कुछ विशेषताएं किसी को जड़ बना देती हैं। एक पर एक मुझे लग रहा था वे बातें मेरे और शोभन के रिश्ते के ताबूत पर कीलों की तरह जड़ती जा रही थी। सर फन्ना रहा था, शरीर जैसे बुखार से तप उठा था। तोरू गोद में होकर भी जैसे वहां नहीं थी। अपनी तमाम घृणा और अपने निरंतर अपमान से उपजी जिज्ञासा को समेटकर मैंने तीखे स्वर में कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अब लगता है वो शब्द कितने नपुंसक थे, फिर भी उन्होंने अपना काम तो कर ही दिया। उन्हीं थोड़े से शब्दों ने जैसे मेरा सारा क्षोभ उठाकर मीनल के ऊपर पटक दिया।
मीनल सन्नाटे में आ गई। उलटकर जवाब देने की हिम्मत उसे नहीं हुई। मेरा मन यह समझकर और अधिक अधीर हो उठा, आगे वो कुछ बोले और मैं अब सब कुछ कह डालूं, इसकी तत्परता मुझे कंपाई दे रही थी। लेकिन वो बोली कुछ नहीं, वहां से हट गई। मेरे साथ फिर बज रही अबोध तोरू, मेरी कुंठा और सड़क से समुद्र तक फैला शोर। रात वे घूमने गए। तोरू भी उनके लिए बाधा ही थी, इसलिए तोरू को भी घर पर ही छोड़ गए। जाने क्यों इस एकांत से मैं पहली बार आतंकित हुई। लगा कोई न कोई अनहोनी होगी। काफी रात गए तक इस अनहोनी के लिए अपने आप को तैयार करती रही। मीनल की दिन की पराजय थोड़ा सा सहारा दे रही थी। मन में मैंने निश्चय कर लिया था, जो भी हो भीरुता से बाहर आना होगा। लड़ाई, अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। रात घंटी बजी। अनुमान था शोभन और मीनल होंगे। बाहर हंसी सुन पड़ी थी, फिर भी विश्वास था नौकर शायद सोने की तैयारी में रहा होगा। तीसरी बार घंटी बजने पर दरवाजा मैं नहीं खोला। शोभन थे, मीनल भी, दोनों चुप। दोनों क्षण तक वे वहीं उसी तरह खड़े रहे। मैं दरवाजे से अलग हटाई। वे अंदर आए और दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया। अभी मैं पीछे घूमी ही थी कि किसी हाथ ने मेरे बाल पीछे से पकड़ कर खींचे। मेरे घूमते न घूमते शोभन ने शायद खूंसे से चोट की। शब्दों ही से तैयार थी मैं, और अब लगा कि वो अनजानी आशंका क्या थी। उसके बाद संभलने का अवसर नहीं मिला। झटके से बलपूर्वक जमीन पर पटकी जाने के बाद, कमर और पसलियों के बाद जूते की नोक की भरपूर ठोकर और उठाकर दोबारा जमीन पर पटक दिया जाना। उन थोड़े से क्षणों में एक असहाय चीख भी गले में ही सूख गई थी। शोभन क्षुब्ध थे, केवल इस बात पर कि मैंने मीनल को गालियां दी थी। वे थोड़े से शब्द उन दोनों की तफरीक के क्षणों में गालियां बन चुके थे, और सफाई या प्रतिवाद का अवसर तो वहां था ही नहीं। रात कितनी हो गई थी पता नहीं। तोरू के कारण, तोरू जाग न जाए और जाग कर उनको परेशान न करे, इसलिए मुझे एक बिस्तर पर धकेल दिया गया था। कमरे में इतना अंधेरा तो नहीं ही था। आश्चर्य होता है तब सहसा मर जाना क्यों न हुआ था। बाहर समुद्र का उफान है। खिड़की उसी तरफ फुसफुसाकर कहती है, कुंतल खामोश रहना, दर्द की कराह भी न हो, खामोश रहना। साथ के पलंग पर मीनल है और शोभन। जाने कैसे फुल बगिया वाला शोभन अपनी केंचुली उतार कर रह जाता है मात्र पशु, बल्कि पशु युगल। गरजते हुए सागर की आवाज में उनकी नग्नता दो मदांध पशुओं की तरफ फूट पड़ती है। उठना होगा। शोभन वहां कहाँ है? अशोभन ही है जो कुछ है। मैं कराह कर उठी और झटके से दरवाजे की ओर बढ़ी कि कम से कम दूसरे कमरे में चली जाऊं। शोभन थम गए। लपक कर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और दोबारा पलंग पर पटक दिया। क्या नाटक करती है? दुनिया में कोहराम मचाएगी, दुनिया को दिखाएगी। दुनिया को अब दिखा भी कह सकती हूँ। दिखाने के लायक रहा ही क्या था? वो जिसने मुझे एक झलक देखने के लिए तपती धूप में दिन गुजारा था खड़े खड़े, मात्र वही शोभन था मेरे पास जिसे मैं दुनिया को दिखा सकती थी। अब इस शोभन को कहाँ ले जाऊं, किसे दिखाऊं? विचित्र स्थिति थी। अपमान और प्रताड़ना सह रही थी मैं, और रूठ रही थी मीनल। घंटों रूठना, फिर शोभन द्वारा मनाया जाना। लगता था जैसे वहां एक सस्ता नाटक खेला जाने लगा। मीनल इसी तरह उस सुबह से रूठी हुई थी। शोभन उठ गए थे, मीनल को उठा उठा कर हार गए थे, पर मीनल चुपचाप पड़ी हुई थी, सो नहीं रही थी। हार कर शोभन तैयार हुए। नाश्ते की मेज पर ले जाने के लिए एक बार फिर उसी तरह मनोहार करते रहे। मीनल नहीं उठी। शोभन एक कप चाय खुद लाए। मीनल फिर भी नहीं मानी। बहुत इसरार के बाद बोली, कुंतल को पिला दो, मुझे नहीं पीनी। शोभन फिर भी जिद करते रहे। कुछ कसमें भी खाई थी। नाटकीय ढंग से रूठी हुई मीनल ने और अधिक नाटकीय होकर जो कहा वो मैंने भी सुना। वो अपनी हैसियत के लिए रूठी हुई थी। वो कह रही थी कि उसने शोभन के लिए जीवन दे दिया, पर मिला क्या? वो पत्नीत्व का एक छोटा सा पद भी तो नहीं पा सकी। तोरू रो पड़ी, जाने किस बात पर। संभव है कि ये तोरू का शैशव सुलभ प्रतिवाद रहा हो। तोरू जोर से रोई। मीनल और शोभन के नाटक के संवाद बंद हो गए या रोने की आवाज में डूब गए। कितना अच्छा लगा उस समय उसका इस तरह रो पड़ना। मैंने चाहा ये रोना कम से कम थोड़ी देर और न रुके।
सहसा आंधी जैसे वेग से मीनल के कमरे से निकलती शोभन की आकृति दिखी। क्षण भर में उनके चेहरे का रौद्र भी दिखाई दे गया। अनायास मेरे हाथ अपने बचाव में ऊपर उठे, लेकिन आक्रमण के वेग के सामने वो हथेलियों की ढाल बहुत क्षीण, बहुत छोटी थी। तोरू सहम कर चुप हो गई। पशु और आदमी के बीच एक अंतर है। आदमी के हाथ होते हैं और पशु के हाथ पैर में अंतर नहीं होता। आदमी के हाथ और पैर में अंतर होता है। शोभन के उस आक्रमण में वो अंतर मिट गया था। मेघदूत की पंक्तियों का गायन करने वाले, बड़े बड़े सम्मेलनों में साहित्य की ध्वजा लेकर खड़े होने वाले उस बुद्धिजीवी के हाथों और पैरों का अंतर मिट गया था। मेरी आंखों के आगे सहसा अंधेरे का पर्दा खिंच गया था, क्योंकि लात और खूंसों के आघात के साथ मेरा सिर बलात् फर्श पर टकरा दिया गया था। वे मारने के साथ साथ विक्षिप्त स्वर में चीखते भी जा रहे थे। उसे चुप नहीं करा सकती थी। जीना हराम कर दिया, जान लेकर छोड़ूंगा। पहली बार एक मृत्यु भय भी मुझ में उभरा था। उस क्षण मुझे लगा अशोभन सचमुच विक्षिप्त हो गए हैं और शायद मेरी जान लेकर ही छोड़ेंगे। ठीक उसी क्षण दरवाजे की घंटी बजी। शोभन थोड़ा सा रुके। उनके शब्द अब केवल गालियों में बदल गए थे। मेरे पिता, मेरी माँ और मेरे कुल को दाग लगाने वाली भद्दी गालियां। घंटी दोबारा बजी। शोभन चौंक कर अलग से हो गए। उसी आवेश में वे कमरा लांघ कर द्वार तक गए। वहां जो कुछ भी हुआ हो, उल्टे पांव वापस आए। कमरे के बाहर की ओर वाला द्वार भिड़ाया। मीनल से बोले, मीनल, तोरू को चुप कराओ। मेरे निकट आकर उन्होंने झटके से मेरा चेहरा अपनी ओर किया। चेहरा रक्त से भीग गया था। घबराए स्वर में बोले, मुझे माफ कर दो कुंतल, प्लीज, मैं पागल हो गया था। प्लीज कुंतल, देखो, अब मेरी लाज तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारे पिताजी आए, उन्हें मालूम न हो यहां क्या हुआ है। बस जल्दी से बाथरूम जाओ और हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लो। उनकी आशंका सही थी। मेरे न उठने पर उन्होंने सहारा देकर उठाया था और बाथरूम में पहुंचा दिया। मीनल तौलिए से जल्दी जल्दी फर्श पर गिरा हुआ खून साफ करने लगी। मैंने सुना शोभन कह रहे थे, आपकी बेटी फिसल कर गिर पड़ी, चोट आ गई, उसी से मैं परेशान हो गया था। उन खोखले शब्दों के बाद एक क्षण का विराम देकर पिताजी का भारी और आर्त स्वर सुनाई पड़ा। शोभन जी, आप इतनी ऊंची आवाज में बोल रहे थे कि काफी कुछ मैंने बाहर ही सुन लिया था, और अब अच्छा हो कि मुझे इसे ले जाने ही दीजिए। आगे के शब्द अधिक भीग कर सुनाई नहीं दिए। बाथरूम के आईने में मैं अपना चेहरा देखकर रो पड़ी, रोती रही। थोड़ी देर बाद मुझे भी वहां ले आया गया। गिर पड़ने के झूठ की अब कोई आवश्यकता नहीं थी। जो कुछ था बेशर्मी से खुला पड़ा था। पिताजी मुझे देखकर फिर से रो पड़े थे। जाने कैसे और क्यों मैंने हट पकड़ लिया था। जो भी हो, शोभन जैसे रखें, पर मैं जाऊंगी नहीं, यही रहूंगी। इन्हें जिंदा रखना है तो रखें, मारना है तो जान ले लें। क्या ये सारा निर्णय कोई और ही करा देता है? क्यों लिया गया था वो निर्णय? आज सोचती हूँ वो एक अंतिम अवसर था। तब सही निर्णय ले लिया होता और पिताजी के साथ चली आई होती तो आज की स्थिति निश्चय ही कुछ दूसरी होती। पिताजी ठहरे नहीं। एक घूंट पानी भी उन्होंने नहीं पिया। ज्यों के त्यों वापस लौट गए। रुकते भी कैसे, किस आधार पर? शोभन के पास एक भी शब्द उन्हें रोकने को नहीं था। शब्द ही क्या, साहस भी नहीं था। वे कहे तो लगा मेरे अंदर जो कुछ भी थोड़ा बहुत साबुत बचा था, हाथ से छूटे आईने की तरह टूट कर बिखर गया। उस रात एक बार फिर वैसा ही भयावह नाटक हुआ। मीनल का रूठना, शोभन की धूर्त कस्में और अकारण ही मेरा पीटा जाना। अब बचाव भी व्यर्थ था। रोने के लिए भी तो शक्ति चाहिए। पीट कर थक जाने के बाद वे अपने कमरे में गए और लौटे तो उनके हाथों में कलम और कागज था। शब्द चबाते हुए बोले, ये कलम लो और लिखो। जो बोल रहा हूं वो लिखो, वरना। उन्होंने एक बार फिर मेरे लंबे बालों को अपने पंजे में पकड़कर जमीन से सिर टकराने की धमकी दी। लिख दो कुंतल, जो कुछ भी कहें लिख दो। सड़क और समुद्र के उमड़ते हुए शोर ने फुसफुसा कर कहा, बचा ही क्या है जिसे समेट कर रखोगी कुंतल, लिख दो। शोभन बोलते हैं,
भूल हो गई। जो कुछ बोलते हैं वो इन्हें शोभन रहने ही कहाँ देता है। अशोभन बोलते हैं और दर्द समेट कर कांपते हाथों से मैं लिखती हूँ। प्रिय शोभन, पिछले 7 वर्षों में तुमने मुझे मेरे गंदे संस्कारों से मुक्त करने का प्रयत्न किया, लेकिन तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ निकला। मैं तुम्हारे साथ रहने योग्य नहीं हूँ। अपनी स्वेच्छा से ये तुम्हारा घर छोड़ रही हूँ और अब कभी मैं तुम्हारे ऑफिस या घर आकर किसी से कुछ कहूँगी नहीं। वचन देती हूँ, मैं आनंद साहब के साथ रहने जा रही हूँ। तोरू अभी मेरा दूध पीती है, इसलिए उसे ले जा रही हूँ। और वचन देती हूँ कि उसके 3 साल पूरे होने से पहले उसे आपको सौंप दूंगी। अपने बारे में निर्णय लेने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आपकी कुंतल। कोई भी चीज टूटती है तो एक तकलीफ के साथ। रिश्ते और भी अधिक कष्ट से टूटते हैं, लेकिन वो कष्ट इतना भयानक और नारकीय होता है जिसकी कल्पना कठिनाई से ही की जा सकती है। इतने भयानक अपमान और इतनी यातना के बाद शोभन से मेरे रिश्ते का कौन सा कोना बचा था, मैं नहीं जानती। हाँ, एक बात मुझे साफ याद है, मरने की इच्छा जाने कहाँ लुप्त हो गई थी। स्वयं मरना पराजय है। देखो शोभन का पशुबल कैसे मारता है। मार देंगे तो पशुता की सिद्धि पर एक संतुष्ट मुस्कान लेकर ही मरूंगी। रात हो चली है, शोभन लौटते होंगे। मीनल है, इसलिए देर का प्रश्न ही नहीं। लौटने के बाद शायद फिर एक दौर होगा क्षोभ को पशुबल में बदलने का। मुझे कराहती हुई दूसरे पलंग पर छोड़कर वे और मीनल थोड़ी देर लिपटे रहेंगे। गंदगी का वो क्षण आएगा और फिर पसीने पसीने होकर सो जाएंगे दोनों, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। रात हो चली थी। शोभन आए। वे किसी से बातें कर रहे थे। कोई और भी पुरुष था। उसके पीछे एक व्यक्ति और भी था। बैठक में देर तक वे बैठे। चाय वहीं चली गई। उसके बाद शोभन अंदर आए। उनके हाथ में मोटा कागज था, अदालती स्टाम्प पेपर, जिस पर पहले से ही कुछ टाइप किया हुआ था। बोले, इस पर दस्तखत कर दो। लिखे गए शब्द मैंने पढ़े नहीं थे, लेकिन काफी सीमा तक उनकी कल्पना कर सकती थी। दस्तखत न करने का कोई निश्चय बिल्कुल ही नहीं था। फिर भी थोड़ी देर कागज लेने को हाथ नहीं बढ़े। शोभन ने दांत पीसते हुए फिर वैसा ही कुछ कहा। वही सब कुछ अशोभन, गालियों से लिथड़ी हुई धमकियां। कागज लेकर मैंने दस्तखत कर दिए। कागज उन्होंने तुरंत हाथ से ले लिया और दूसरे कमरे में चले गए। मैं अचानक रो पड़ी। बहुत देर तक रोती रही। तोरू बाहर उदास हो गई थी। बार बार मेरी ओर देखती और न जाने क्या कहने के लिए अपनी नन्ही हथेली से मेरा चेहरा छू लेती। मौन रुदन के बीच कभी कभी मन होता कि चीख और चिल्लाकर खिड़की के नीचे भागती तमाम दुनिया को इकट्ठा कर लूं और लोगों से कहूं, लोगों देख लो आकर अपना मसीहा। देख लो ये मानव जिसने मानव मूल्यों पर बड़ी बड़ी बातें कही हैं। देख लो उसके मानव मूल्य। मीनल अब छुपे तौर पर नहीं, बेधड़क खुश थी। दोनों आदमियों के जाने के बाद ही मीनल ने उस बैठक को फुलबगिया वाले मकान के नीचे वाले कमरे में बदल दिया। लगा आज पहली बार शोभन को साधिकार प्राप्त कर रही थी। उस रात शोभन देर तक जागे थे। बहुत बाद में मालूम हुआ उसी रात उन्होंने अपने सभी साहित्यिक मित्रों को लंबे लंबे खत लिखे थे। उनमें से एक खत, हाँ वो भी तो है, कुमुद के कमरे की अंगीठी में जले हुए कागजों में से एक। शोभन को उनके एक खत के लिए भरपूर दोषी ठहराते हुए जिसने एक लंबा खत शोभन को लिखा था, उसी ने शोभन का खत बाद में मुझे भेज दिया था। खतों में शोभन ने स्टाम्प पेपर पर लिखाए मेरे वक्तव्य के हवाले दिए थे और दुष्चरित्रा बताकर मुझसे अपने संबंध टूटने के दुर्भाग्य की चर्चा की थी। वो सप्ताह घटनाहीन भी था। बस मेरा वहां होना उनके लिए शून्य और मेरे लिए शिला की तरह भारी होता जा रहा था। कुछ भी न होना, अपमान और शारीरिक यातना तक की अनुपस्थिति। कभी कभी अपने जीवित होने पर संदेह होने लगता था। और तभी फिर घटनाओं का क्रम आरंभ हो गया। शोभन ऑफिस से लौटे और मुझ पर टूट पड़े। चीखती हुई तोरू को मीनल उठा ले गई। शोभन मुझे पीटते रहे, चीखते रहे। उनके उत्तेजना मिश्रित विक्षिप्त स्वर में तेजी से बोले गए जो संवाद सुनाई दिए, उनसे पता चला मेरे कारण उनके साहित्यकार मित्र उनकी निंदा कर रहे हैं। 3 रोज तक ये क्रम चलने के बाद एक दिन मालूम हुआ मीनल वापस कलकत्ता जा रही है। वो जाते जाते कह गई कि जब तक ये औरत यहाँ से नहीं जाती वो वापस नहीं आएगी। दूसरे अवसरों की तरह इस बार शोभन उसको कस्में नहीं दिलाते रहे, मनाते भी नहीं रहे। मीनल चली गई।
उसके जाने के बाद एक नया अध्याय शुरू हुआ, अंतिम अध्याय। शोभन ऑफिस गए और लौटे ही नहीं, लौटेंगे भी नहीं। फोन पर उन्होंने नौकर से कहला दिया, उसे कह दो जब तक वो वहां है मैं नहीं लौटूंगा, उसकी जहां मर्जी हो चली जाए, किराया भिजवा दूंगा। इस नई धमकी को कैसे लूं? कितनी यातना और छुपी है इस धमकी के पीछे। घटना पर रो, खुश हूं या निर्वेद। शाम को चपरासी आया और एक लिफाफा दे गया। लिफाफे में क्या होगा इसका अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं थी। इस बात पर खेद भी निरर्थक ही था कि उसमें 100 रुपये के एक नोट के अलावा लिखी गई एक पंक्ति भी नहीं थी। आज मौसम भी बहुत खराब है। आसमान सारा दिन बादलों से घिरा रहा था और समुद्र पहले नीले के बजाय मटमैला काला हो गया था। बार बार उफान से बेचैन समुद्र की आवाज बहुत भयावह और आक्रामक लग रही थी। लिफाफा छोड़कर मैं उठी। फिर वही अटैची में गिन गिन कर सामान रखने लगी। फिर कुछ सोचकर एक पेंसिल और कागज ले आई। जो भी गिनी चुनी तोरू की चीजें थी उनकी एक सूची तैयार की। सूची के नीचे हस्ताक्षर किए। नौकर मूड कौतूहल के साथ सब कुछ देखता रहा। स्थिति से अनभिज्ञ तो वो नहीं ही था। अटैची घसीट कर खड़ी हुई तो उसने रोक दिया। पहली बार बोला, बीबी जी अटैची मैं पहुंचा दूंगा, आपके लिए टैक्सी लाऊं? बहुत बड़े रेगिस्तान में भटकते हुए आदमी को तपती रेत और झुलसाती धूप में अगर एक छोटे से पत्थर का साया भी पांव की 2 उंगलियां छिपाने भर के लिए मिल जाए तो बड़ा अजीब लगता है। उस समय नौकर का संबोधन कुछ वैसा ही लगा। स्टेशन आने के बाद बारिश शुरू हो गई, तेज बारिश। तोरू सो गई थी, उसे शॉल से ढक लिया। स्टेशन के बाहरी बरामदे तक फुहार आ रही थी। तपते हुए माथे पर वो फुहार महसूस करती हुई मैं सोचने लगी, जाऊं तो कहाँ जाऊं? शोभन की माँ के पास, अपने पिताजी के पास, या कहीं और, या फिर रेल की पटरियों पर। पराजित व्यक्ति संभवतः निर्णय लेने की शक्ति भी खो देता है, या कम से कम पहले के निर्णयों पर टिके रहने योग्य तो बिल्कुल भी नहीं रह जाता। शोभन की माँ के पास लौटने की अब कोई राह नहीं थी। तीसरी जगह का अनुसंधान साधारण काम नहीं था। पिता के पास जाना होता तो उस दिन क्यों कहती कि जैसे भी रखें शोभन के साथ ही रहूंगी। पर इस तरह अंतिम पराजय के बाद ऐसे निर्णयों पर टिके रहने की शक्ति कहाँ रह जाती है। बारिश में भीगती हुई चली थी। पिता के घर उतरी तो सब कहीं खुशकी थी, माँ की आंखों को छोड़कर। जीवन भी तो इसी तरह वहां पहुंचा था, एकदम खुश्क, चारों ओर धूल उड़ती हुई, हर कहीं दिशाओं पर छाई गर्द का धुंधलापन। पिता है, माँ है, भाई बहन है, तोरू है, फिर भी रेत में भटकने को छोड़ दिए जाने की अनुभूति टूटती नहीं। किसी ने कुछ विशेष नहीं पूछा। पूछा जाने लायक था ही क्या? सबको सब कुछ मालूम था। फिर भी लगता था प्रश्नों के भयावह चेहरे मुझे घेरे हैं। अब क्या, आगे क्या? शोभन की बहन आई थी उस दिन। लगा जैसे वे प्रश्न मुझसे संबोधित हों। ये स्वयं मैं भी चाहती थी। बांध कहीं से टूटे तो पहली बार बांध टूटा। शोभन की बहन भी रोती रही, मैं भी, माँ भी। एक एक कर मैंने अपना सब कुछ बता दिया उस दिन। लेकिन फिर वही प्रश्न, अब क्या, आगे क्या? जीवन कितना लंबा होता है और जीवन का इतना लंबा होना कितना डरावना होता है, इसका अनुभव मुझे जल्दी ही होने लगा। लोग जीवन को लंबा करना चाहते हैं, मैं उसे छोटा करना चाहती थी। बहुत सुबह नींद टूट जाती थी। नींद क्या, उसे मूर्छा भी कह लिया जाए तो बुरा ना होगा। उतनी सुबह नहा लेना, शरीर पर पानी गिरता तो लगता है इसका गिरना कभी बंद ना हो। ये गिरता ही जाए और इतना ही गिरे कि अंदर का ताप पिघल जाए। पर वो ताप पानी से कब पिघला है? और इसके बाद ही शुरू हो जाता है पहाड़ सा दुर्दम दुर्लंघ दिन। क्या कोई नौकरी की जाए? नौकरी, आनंद साहब की वो घटना साकार हो उठती है। एकमात्र नौकरी का वो खिनौना उपसंहार लांग कर फुलबगिया में उतरी थी। फुलबगिया के बाद अब फिर वही सिलसिला। इन्हीं रेगिस्तान जैसे लंबे लंबे दिनों में जाने कैसे मुझ तक आया था एक पत्र। वयोवृद्ध आशीर्वाद से भाई जी ने आखिर खोज ही लिया। बड़ी पीड़ा से उन्होंने सूचना दी कि उन्हें सब कुछ मालूम हो गया है और वे मेरी सहायता के लिए 250 रुपये गीतकार कवि हरि जी के हाथ भिजवा रहे हैं। पिछले कुछ अंधड़ भरे दिनों के बाद इन रुपयों के पीछे पहली बारिश में भीगी मिट्टी की गंध जैसी जो सद्भावना थी, उसकी प्रतीक्षा मैंने कई दिन की,
बाद में पता चला, बहुत बाद में, कि साकी और जाम के प्यासे कवि को वो सद्भावना इतनी प्यारी लगी थी कि वो उसे उन 250 रुपयों सहित अपने बैंक में रखाया था। भाई जी को 1 सप्ताह बाद उत्तर लिखा। उसके तुरंत बाद उन्होंने सूचना दी कि उन्होंने कुछ लोगों से बातें की हैं और वे चाहते हैं कि दिल्ली में जहाँ कहीं रिक्त स्थान हो उसकी सूचना मैं भाई जी को अवलंबित हूँ। रिक्त स्थानों का पता मैं कहाँ से लगाती? पिताजी को ये भी पता नहीं लगने देना चाहती थी कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, क्योंकि वे सोचते कि मैं अपने आप को यहाँ बाहर मान रही हूँ। अखबार के कुछ विज्ञापन देखकर उनके बारे में भाई जी को लिख दिया, लेकिन मन इतना बेचैन था कि भाई जी का उत्तर आने से पहले ही मैंने चुपचाप एक पता नोट कर लिया और माँ से किसी सहेली से मिलने का बहाना करके बाहर आ गई। दुनिया, भीड़, चारों ओर भागते हुए बदहवास लोग। मैंने अपने डर को किसी तरह दबाया। बस से कहाँ उतरना है ये भी मुझे मालूम नहीं था। जाने कितनी दूर बस ले गई, बार बार पूछना अच्छा नहीं लग रहा था। आखिरकार बस ने जहाँ उतारा वो पुरानी दिल्ली का जबरदस्त शोर और भीड़ भरा इलाका था। हर कोई बदहवास भाग रहा था, जैसे कहीं कोई खतरा उसका पीछा कर रहा हो। लेकिन इस भगदड़ के बीच भी लोगों को जाने कहाँ इतना समय मिल जाता था कि वे मुझे देखते, ठिठकते, फिर देखते, आगे बढ़ते और ठिठक कर फिर देखते। मैं साहस जुटाने के बावजूद भयभीत हो उठी। पर्स में पड़ा हुआ पता एक बार फिर देखा। फूल वाली गली, धर्मशाला के पीछे, मकान नंबर 2732, शिशु विद्यालय। फूल वाली गली पूछते पूछते और अजनबी निगाहों से टकराते हुए जिस फूल वाली गली में मैं पहुंची, वहां फूलों जैसी किसी चीज की कल्पना करना भी कठिन था। कठिनाई से 2 व्यक्तियों के एक साथ गुजर सकने लायक गली में कभी ईंटें बिछी रही होंगी, अब वहां छोटे छोटे गड्ढे जड़े हुए थे। गली के दोनों ओर रास्ते में कुछ ज्यादा चौड़ी गंदे पानी की नालियां, नालियों के ऊपर संकरी छतों की तरह फैले हुए हर मकान के संकरे चबूतरे, चबूतरों पर कौतूहल से भरी बूढ़ी औरतें, मैले बच्चे। वहां गंदगी थी, अंधेरा था, सीलन थी, बदबू थी, और अगर कुछ नहीं था तो वो फूल जिनके नाम पर वो गली जाने कब फूल वाली गली हो गई थी। मैंने सबसे पहले धर्मशाला का पता पूछा। जिस बूढ़े से पूछा था वो जवाब देने के बजाय अपनी पीठ खुजलाता हुआ मुंह फैलाए खड़ा रहा। पास का एक बच्चा भी कुछ नहीं बोला। इसी बीच चबूतरे पर बैठी एक औरत खिसक आई। उसने पहले मुझे घूरा, फिर सिर्फ इतना बोली, आगे है, बाजू में, वहां पीपल का एक पेड़ भी है। बच्चे ने अब अपना सुझाव दिया। पीपल का पेड़ इस बित्ता भर चौड़ी गली में? हार कर आगे बढ़ी। थोड़ी दूर धर्मशाला मिल गई। बाहर से मैंने मंदिर जैसी लग रही थी। द्वार पर पुरानी पच्चीकारी और दोनों ओर के मसाले से बनाकर रखे गए द्वारपालों के 2 पुतले। वहां पीपल भी था। धर्मशाला से सटे मकान की दूसरी मंजिल से गंदा पानी नाली तक गिरने वाला पाइप सड़कर टूट गया था और उसी की सीलन में दीवार फोड़कर एक नाटा सा पीपल का पेड़ इस तरह लटका हुआ था जैसे किसी मजदूर औरत की गोद में बच्चा टंगा हो। धर्मशाला की बगल में एक और उससे भी पतली गली थी। वहीं था वो शिशु विद्यालय। शिशु तो नहीं, हाँ, 2 मैले से किशोर चबूतरे पर रेखाएं खींचकर पत्थर के टुकड़ों से खेल रहे थे। स्कूल यही है? मैंने उनसे पूछा। स्कूल? उनमें से एक ने मुझे घूरा, फिर दूसरे ने भी घूरा और दोबारा खेल में व्यस्त हो गए। इस बीच अंदर से एक अधेड़ आदमी बाहर आया। शक्ल से अच्छा नहीं लगा, फिर भी पूछा, भैया शिशु विद्यालय यही है? शिशु विद्यालय? वो आदमी एक क्षण कुछ सोचता रहा, फिर पूछा, क्या काम है? जी, बात यह है कि अखबार में छपा था कि यहाँ किसी टीचर की जगह खाली है। मेरे बोलते न बोलते वो आदमी मुड़कर अंदर गायब हो गया। थोड़ी देर में अंदर से किसी ने झांक कर देखा और अधेड़ आदमी दोबारा बाहर आया। बोला, अंदर बुलाते हैं जी। अंदर के नाम पर मन जाने कैसा हुआ, लेकिन अब लौटना संभव भी नहीं था। चौड़े दरवाजे के बाद सीलन और अंधेरे भरी एक छोटी सी गली थी। उसके बाद एक वैसा ही संकरा मैला सा आंगन, आंगन के चारों ओर कोठरियां जैसी। साथ वाले व्यक्ति की नजर जैसे चुभ ही जा रही थी। एक कोठरी से एक अधेड़ औरत निकली और बिना किसी ओर देखे बाहर चलती चली गई। अधेड़ आदमी ने जिस कोठरी की ओर इशारा किया उस पर चिक पड़ी हुई थी। दरवाजे के पास एक लोहे का मोटा टुकड़ा तार से लटका दिया गया था, जिसे घंटी की तरह बजाया जाता होगा। आंगन के कोने में 2 टूटी हुई बेंचों के ढेर के बीच एक बदरंग काला तख्ता आधा लुढ़का पड़ा था।
चिक के अंदर बिजली के बल्ब की फीकी सी रोशनी में एक भारी भरकम आदमी बेहद घिसी हुई मेज के पीछे बैठा था। मेज के इस ओर पटरे ठोंक ठोंक कर खड़ी की गई एक कुर्सी थी। आओ बैठो जी, भारी भरकम आदमी ने बेसुरी आवाज में कहा। उसकी आवाज बेहद पतली और भोंडी थी। वो बोला, मैं इस स्कूल का प्रिंसिपल हूं जी। बैठो, अभी बच्चों की छुट्टी है। मैंने प्रिंसिपल नाम की उस चीज को नमस्कार किया। मेरे बैठते ही वो बोला, क्या पियोगे जी, चाय या कोका कोला? अरे ओ, एक कोका कोला ले आ। नहीं, तकलीफ मत करिए। बात यह है कि मेरी बात पूरी होने से पहले ही उसने कहा, चिंता न करो जी, बात यह है कि वैकेंसी तो है, हम जरा अच्छी टीचर चाहते हैं। आराम से बैठ जाओ जी। देखो, तनख्वाह हम बढ़िया देते, 100-125 तक दे देंगे। टीचर अच्छी चाहिए, टीचिंग में डिप्लोमा वगैरह। देखिए, वो डिप्लोमा तो नहीं है, वैसे मैं एमए हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बात यह है कि हमारा ये स्कूल बड़ा तो है नहीं, मगर हम डिसिप्लिन चाहते हैं। पता नहीं कितनी बातें बोलता रहा और बोलता ही गया वो आदमी। बीच बीच में कोका कोला के लिए चिल्लाता था और फिर बोलने लगता था। उसकी बातों से लगता था कि वो नौकरी देने को बिल्कुल तैयार है। पैसे बहुत ही कम थे, लेकिन उस हालत में किसी काम में अपना मन बटाना शायद किसी नौकरी से भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। पैसे बहुत ही कम थे। स्कूल नाम की वो जगह अनाकर्षक थी, ये कहना तो उसकी तारीफ होगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा अप्रिय लग रहा था वो भारी भरकम, बहुत बोलने वाला बेसुरा आदमी। सच ये है कि अब मैं जल्दी से जल्दी उससे पीछा छुड़ाने के चक्कर में थी। लंबा भाषण सुन चुकने के बाद खुद मैंने ही कहा, अच्छा तो मुझे आज्ञा दीजिए। क्यों, क्या बात हो गई? वो लगभग बौखला गया। तुम्हें नौकरी नहीं चाहिए? जी नहीं, नौकरी तो चाहिए, मगर देर हो रही है और मुझे घर लौटना है। मैंने कहा। घर की बात करके मैंने गलती ही की। वो घर के बारे में पूछने लग गया, कौन कौन है, शादी हुई है या नहीं, पति क्या करते हैं इत्यादि। कठिनाई से ही वहां से उठने पाई। वो आदमी बोला, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़े देता हूँ। नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए। नहीं जी, तकलीफ कैसी? मेरे मना करने के बावजूद वह कोका कोला न आने के नाम पर बड़बड़ाता हुआ मेरे साथ चल पड़ा। गली तक आकर बोला, तो कल आओ, हमारे मैनेजर साहब भी होंगे इसी टाइम। आओगी ना? गली पार करते करते उसने उसी बेसुरी आवाज में अपना आग्रह दोहराया और अचानक मेरी बांह हाथ में लेकर रोका। मेरे शरीर पर जैसे किसी ने एक साथ कई बिच्छू छोड़ दिया हो। न जाने उत्तेजना में मैंने क्या कहा और कैसे उसका हाथ झटका। मैं बाहर आई तो चबूतरे पर बैठे दोनों किशोर विचित्र निगाहों से मुझे घूर रहे थे। स्कूटर करने की भी वहां हिम्मत नहीं हुई। जैसे तैसे गिरती पड़ती मेन रोड तक आई। बराबर लग रहा था कि जैसे वो बेसुरी आवाज वाला आदमी मेरा पीछा कर रहा हो। घर आई, बिना किसी को अपनी हालत का पता दिए कमरे में पहुंची और रोई। देर तक रोती रही। रोना सभी ने देखा, सभी चुप। रोने के कारण उन्होंने सहज ही शोभन से जोड़ लिया था, और संभावना भी क्या होती। हर बसी हुई इमारत की अपनी अपनी अलग आवाजें होती हैं। किसी किसी इमारत में घुसते ही वहां की वे परिचित आवाजें आपका स्वागत करती हैं। गृहस्थी के बर्तनों की खनक, लोगों के चलने की आवाजें या किसी के बोलने की आवाजें। कुमुद के यहाँ भी अपनी अलग आवाजें हैं। कुमुद टहल रही है, शायद उसके पांव चप्पल घसीट कर आगे बढ़ते हैं। सर्दी महसूस करते ही मैंने अंगीठी में कोयला और डाल दिया था। कोयला चटकता है, उसकी अपनी आवाज है। और इनके अलावा अगर कोई चुपचाप सुने तो उसे सुनाई देगी मेरे मन की आवाज, अपने आप में बोलते हुए मेरे मन की आवाज। रात काफी हो गई है, पर नींद नहीं आ रही। सोचती हूँ जले हुए कागजों में से कोई बाकी बचा हो तो उसे भी उलट पलट कर आग के हवाले कर दूं, फिर शायद नींद आ जाए। सुलगते हुए एक अतीत के भग से जलकर राख हो जाने के बाद शायद नींद आ जाए, या न ही आए नींद। नई जगह इतनी जल्दी मन सहज हो नहीं पाता। अतः सुइया के मकान में ही पहली बार कहाँ नींद आई थी, फिर बंबई के उस फ्लैट में। खिड़की ही रात भर खांसती रही थी। उसके बाद वापस माँ का घर, वहां नींद फिर नहीं आई। और उसके बाद हॉस्टल। बाप रे, कैसी यातना थी उस जागरण में।
छोटे छोटे कमरों में हल्के फुल्के दरवाजों से जाने कितनी तरह की आवाज़ें अंदर आती थीं। कोई चीख, कोई कुनकुनाहट, कोई छीन झपट, कोई बर्तन गिरने की आवाज़। अच्छा हुआ हॉस्टल छूट गया। केवल अविवाहिता और विधवाओं के लिए जगह थी वहाँ। मैं दोनों में से क्या हूँ? विचित्र स्थिति है। भाई जी का पत्र आया था। सारी बातों पर क्षोभ के साथ साथ उन्होंने सूचना दी थी कि वे मेरे भरण पोषण के लिए शोभन को मजबूर करने की कोशिश करेंगे। कैसा भरण पोषण? जो रिश्तों की खुली छाह में छिन गया, वो क्या कानून की कोठरी में दोबारा मिलेगा? अविवाहिता या विधवा, इन दो कानूनी शब्दों के बीच लुटे अपने व्यक्तित्व की छटपटाहट लिए अच्छा हुआ मैं उस हॉस्टल से भी बाहर आ गई। हॉस्टल मुझे रिश्तों का एक कब्रिस्तान सा लगने लगा था, जहाँ हर कदम किसी न किसी ऐसी कब्र पर पड़ता था जिससे मरे हुए संबंधों की दुर्गंध आती थी। अक्सर वो बदबू सुबह उठते ही दिमाग के अंदर कहीं चुप कर बैठ जाती थी और फिर सारे दिन अपने वहाँ होने की याद दिलाती रही थी। किसी के जीवन के सारे रिश्ते किसी एक ही तार से कुंधे रहते हैं। तार टूटे तो रिश्तों का हर दाना छिटक कर अलग हो जाना चाहता है। नींद नहीं आ रही, लेकिन आंखें पूरी तरह खुली भी नहीं है। कमरे के अंधेरे में लगता है जैसे जले हुए कागजों की राख से बार बार कुछ लपक उठता है। अब शून्य को इसके अलावा और कुछ भर भी नहीं सकता। काफी दिनों के बाद कुछ ऐसा लगता है जैसे मोतियों की टूटी हुई माला के धागे में एक दाना और बच गया हो। तोरू, आज वो मेरे पास नहीं है। बस वही एक ऐसा संबंध है जो माला के बिखर जाने के बाद भी इस धागे में अटका हुआ है। तोरू शोभन के पास चली गई। अपनी बेबसी नहीं, बल्कि प्रतिशोध की पहली पहचान के रूप में मैं उसे शोभन के पास छोड़ आई। वो वहां है और इसीलिए मेरे उस अधिकार की पहचान भी वहां है जो निरंतर शोभन के अंदर एक आदमी को खोजती रहेगी और उसे वहां न पाकर शायद मुझे बता सकेगी। कमरे के इस निराकार अंधेरे में एक बहुत छोटी बात मुझे याद आ रही है। तोरू को देने के बाद जब पहली बार नितांत अकेली होकर मैं उस घर से लौटने लगी थी, तो मुझसे एक वाक्य अचानक टकरा गया था। शोभन ने ही किसी को न सुनाकर भी सुनाते हुए कहा था, देखता हूं कैसे रहती। बात सीधे नहीं कही गई थी, क्योंकि उस वाक्य के स्वामी का आत्मविश्वास स्वयं उसके पास नहीं था। मरणांत तक यातना झेलता हुआ संज्ञा शून्य मेरा मन कुछ देर को स्तब्ध रह गया था। लेकिन उसके बाद उसी बहुत छोटे मन के वाक्य से एक हरा हरा पौधा उगाया था, और वो आज भी मेरे साथ है। मानवीय संबंध टूट जाते हैं, वे टूट गए। उनके साथ जितना टूटना था मैं भी टूटी, बिखरी। कई बरस के अंतराल के बाद अचानक जब इस मोड़ पर पहुंची, तो बेतरह टूट चुकी उन दीवारों पर वो अपना नितांत, अपना हरा पौधा मेरे साथ हो लिया। इस विराट रेगिस्तान में यही नन्ही सी हरितिमा, यही तो मेरी अपनी है। एक दिन, अभी थोड़े दिन पहले ही एक अजीब घटना हो गई थी। उस छोटी सी घटना में भी किसी अतल कुएं से कम गहराई नहीं थी। नौकरी का पहला दिन था। एक बड़े कमरे में बहुत बड़ी बड़ी अलमारियों के बीच 4-5 मेजें और मैं। दोपहर तक जाने क्या हुआ कि मैं बरबस रो पड़ी। संभव है ये रोना एक ठहराव पा जाने का आश्वासन रहा हो। जितना अधिक मन को बांधना चाहा, उतने अधिक वेग से बांध टूटता जा रहा था। उस कमरे में बैठी 2 स्त्रियों और 2 पुरुषों में से एक व्यक्ति ऐसा था जो कुछ देर मुझे जैसे हतप्रभ होकर देखता रहा और उसके बाद कमरे से बाहर चला गया था। बाकी 3 न जाने कितनी तरह से मुझे चुप कराने की कोशिश करते रहे थे। वो चौथा व्यक्ति उस दिन दोबारा ऑफिस नहीं आया था। दूसरे दिन मैंने उसे देखा तो लगा वो काफी बदल चुका है। मुझसे सीनियर था, फिर भी उस दिन उसने मेरा काम खुद किया और चाहा कि मैं बिना कुछ किए वहीं बैठी रहूं। आदमी के मन की बाहरी दीवार उतनी ठोस नहीं होती कि उस पार कुछ न दिखे। जो कुछ उस पार दिखा उसे उस दिन सह जाने के अलावा भी और चारा भी न था। लेकिन दूसरे दिन मैंने खुद वे फाइलें बलात् बिना कुछ कहे उसकी मेज से उठा ली। इतने बड़े बड़े रिश्ते अपने पीछे छोड़ आने के बाद इस तरह बलात् अपने ऊपर फेंके जा रहे छोटे छोटे रिश्ते मुझे असह्य हो रहे थे। अगले कुछ दिनों में उस व्यक्ति की सदाशयता थोड़ी खुली और मुझे और अधिक चुभी। संभवतः उसने ऐसा ही कुछ कहा था कि आप चुप क्यों रहती। उत्तर मैंने उसे नहीं दिया था, बल्कि कार्यालय के अधिकारी को दिया था।
इस अंधेरे में उस व्यक्ति की वो कांता आंखें मुझे हास्यास्पद लग रही हैं, लेकिन इसके अलावा उपाय भी क्या है? यात्रा का बहुत लंबा रेगिस्तान है सामने, जिसे विश्वासों ने, आस्थाओं ने छला हो। वो अब और किसे साथ ले, किस लिए साथ ले? फिर भी उन कातर आंखों ने मन को दुखा दिया, अनायास दुखा दिया। शोभन के यहाँ से लौटकर रिश्ते बिखर गए थे, अब आत्मविश्वास भी बिखरने लगा। उन कातर आंखों ने कुछ भी तो नहीं किया है, लेकिन फिर भी क्यों है उनमें वो कातरता? एक गिरी हुई इमारत की अंतिम दीवार पर क्यों खड़ा होना चाहता है कोई? आंखों की उस कातरता से ही नहीं, अपनी व्यवस्था से भी मन घबरा उठा। कोई 4 मील बस पर चलकर ट्रेन से उन दिनों माँ के घर जाती थी हर शाम। उस शाम बस भी नहीं, ट्रेन भी नहीं, न जाने कैसे पैदल ही पैदल चलती जा रही थी। पैरों में गर्द जम गई थी, घुटने चटक चटक उठते थे। आसमान धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा था। सड़क की धुंध में बिजली की रोशनी के धब्बे उभरते थे और पीछे छूटते चले जाते थे, लेकिन मैं चलती ही जा रही थी। शायद बहुत ही अंधेरा हो आया था जब मुझे होश आया। शहर से बाहर की बस्ती मुझसे एकदम असंपृक्त पीछे छूट गई थी और अब आगे एक लंबी, बहुत लंबी सड़क थी। बुरी तरह लपकता हुआ अंधेरा और मेरे मन में अचानक उभर आई दहशत। पीछे लौटने का उपाय नहीं था और सामने जाने का साहस भी नहीं। तभी बहुत आवाज करता हुआ एक स्कूटर रिक्शा पीछे कहीं अंधेरे से निकला और मेरे करीब से गुजर कर आगे चला गया। काफी आगे जाकर वो अचानक रुका और रुका रहा। भय की एक लहर मेरे मन में कौंध गई। अभी मैं ठिठकी हुई थी कि वो रिक्शा मुड़ा, वापस लौटा और तेजी से मेरे करीब होता हुआ मेरे पीछे चला गया। थोड़ी दूर जाकर वो फिर ठिठका। एक चीख मेरे कंठ तक आकर ठहर गई। क्या यहीं से शुरू होता है वो रेगिस्तान? क्या यही है वो? स्कूटर एक बार फिर उसी तरह तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। चीखने से कोई लाभ नहीं था। इस भयानक अंधकार में और दूर दूर तक फैले इस निर्जन में चीख पहुंच भी कहां सकती थी? आते हुए स्कूटर पर 1 से अधिक लोग थे। ये मुझे तभी पता चल गया था जब वो दूसरी बार मेरी ओर से गुजरा था। उनका पार्श्विक उल्लास स्कूटर की भयानक आवाज के बावजूद मुझे सुन पड़ रहा था। उस तेजी से स्कूटर मेरे करीब से गुजरा, इस बार लगभग मुझे छूते हुए। उसके धक्के से तो नहीं, लेकिन आतंक से एक और गिरकर मैं चीखी। स्कूटर शायद मुझे आतंकित करना चाहता था। मेरी चीख उस रिक्शे की दहाड़ और उसमें बैठे लोगों के विजय उल्लास में डूब गई। उसमें बैठे लोग झुककर मुझे गिरते हुए दिख रहे थे। उसके बाद जो कुछ हुआ उसे मैं दुखद कहूं या सुखद, मैं नहीं जानती। स्कूटर जैसे किसी चीज से टकराया और एक तरफ ऊंचा होकर लुढ़का, काफी दूर तक खिसकता चला गया। मैंने सहमी आंखों देखा, अब वहां चारों ओर सन्नाटा था। स्कूटर खामोश हो गया था और उस ओर से आती हुई हल्की कराहें अब भी सुनाई नहीं पड़ रही थी। देर तक वहां कुछ नहीं हुआ, कुछ हिला भी नहीं। मैं उठी और पीछे की ओर दौड़ी। जिस तरफ से संज्ञा शून्य मैं यहां तक आई थी, ठीक उसी तरफ। सपने में भागती हुई सी मैं कैसे कुमुद तक पहुंची ये मुझे नहीं मालूम। उसका दरवाजा बंद था, लेकिन दरवाजा खटखटाने का होश मुझ में नहीं था। बहुत देर हाँफने के बाद जब मैं स्थिर हुई तो मैंने भर्राए हुए कंठ से कुमुद को आवाज दी। उस दिन ऑफिस में अनायास रो पड़ने और उन कातर आंखों के बारे में अफसर से संवाद के बाद कुमुद से अनायास परिचय हो गया था। उस कमरे में बैठने वाले अन्य 4 व्यक्तियों में से सिर्फ वही एक थी जो रिश्तों से ऊब कर और रिश्तों से बाहर एक मानवीय पहचान के लिए भटक रही थी। उसकी ये भटकन मेरी अपनी भी थी। सिर्फ एक बार ही देखा था उसका घर और शायद कभी होश में आना पड़ता तो पहुंचती भी नहीं। गर्म कॉफी का प्याला देकर कुमुद ने सब कुछ सुना और हंसती रही। उसी ने इंतजाम किया था कि मैं लड़कियों के उस युवा महिला संघ के हॉस्टल में रहूं। चलो अच्छा हुआ कि वो रिश्ता भी टूट गया। विधवा या अविवाहिता, ये 2 शब्द जिससे जुड़े हों, केवल वही वहां रह सकती है और यही वे 2 शब्द हैं जिनसे संबंधों की बू आती है, एक से व्यतीत, दूसरे से भावी। अब और नहीं चाहिए ऐसा परिवेश। ये रेत है सामने। कहते हैं रेत से घर नहीं बनता। अच्छा ही है, घर नहीं बनता। कितनी सम्मोहक है रेत। घर नहीं बनाने देती, लेकिन हर रखा हुआ पांव कोमलता से समेट तो लेती है और फिर उतनी ही कोमलता से उसे छोड़ भी देती है। मोह न सही, सहृदयता तो है। इसकी तपन मन को नहीं तन को जलाती है।
मन की बलात् हत्या के बाद तन इस तरह जले तो सुख ही होगा। रिश्तों की आग में मन जहां जला था वहां तो कुछ नहीं उगेगा, लेकिन इस तपती रेत में अब जो जलता है वहां कुछ उग रहा है। देखो, कहीं वो मैं तो नहीं।